इस आयोजन की शुरुआत की। हमारे बीच में भोपाल से पधारे श्री विजय दत्त श्रीधर जी हैं, उनसे निवेदन है हमारे महाराज छत्रसाल महाविद्यालय छतरपुर के कुलपति महोदय श्री राजेश बादल जी, श्री विभूति शर्मा जी और श्री एन.के. सिंह साहब से निवेदन है कृपया मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर श्री भरत पाठक जी, श्री पंकज चतुर्वेदी जी से निवेदन है कृपया दीप प्रज्वलन कर। श्री शिव अनुराग पटेलिया जी के चित्र पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने का प्रश्न है। हमारे बीच में हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक श्री सतीश शर्मा जी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कृपया पुष्पांजलि के लिए पुष्पांजलि के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में उपस्थित श्री शंकर प्रताप सिंह जी को, हमारे पूर्व विधायक श्री पुष्पेंद्र पाठक जी, पूर्व विधायक उत्तम भैया, श्री उमेश शुक्ल, श्री अंबिका प्रसाद शर्मा जी और श्री नारायण काले, श्री श्री जगदीश द्विवेदी जी, पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से निवेदन है कृपया इस बीच में जबकि अगला आयोजन हो, व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आंचलिक पत्रकार संघ के भोपाल में, किसी कारणवश स्वास्थ्य की नासाज होने की वजह से, हालांकि वो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर अवध किशोर जड़िया हमारे बुंदेलखंड के बुंदेली के पहले पद्म भूषण वो पधार नहीं सके हैं। हम उनके जल्दी स्वस्थ हो जाने की कुछ कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर वो स्वस्थ हुए तो हो सकता है वो कार्यक्रम के बीच में भी पढ़ा सके। श्री राजेश बादल जी से निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। बादल जी के बारे में कहना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये विभूति शर्मा के साथ आई है। ये हम लोगों ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी छतरपुर से, तो बुंदेलखंड में कविता के क्षेत्र में, बुंदेली कविता के क्षेत्र में बृहद त्रयी मानी जाती थी।
महाकवि ईश्वरी, गंगाधर व्यास और ख्यालीराम। ये बुंदेली की बृहद त्रयी थी। छतरपुर से उस समय, उस कालखंड में इस नगर से 3 ऐसे युवा पत्रकार निकले थे जिनको हम बृहद त्रयी कह सकते थे उस समय की, जिन्होंने बेहद संघर्ष करके पत्रकारिता के नए प्रतिमान गढ़े हैं। उनमें सर्वश्री हमारे शिवानंद कटेरिया जी, श्री राजेश बादल जी और श्री विभूति शर्मा। ये 3 लोग यहाँ से इंदौर गए थे, नई दुनिया ज्वाइन किया था इन्होंने, और हम लोगों को गर्व और गौरव होता था कि हमारे छोटे से शहर से इस तरह के पत्रकार निकल के एक प्रदेश का मुख्य पत्र माना जाता था उस समय नई दुनिया को, उसमें उन्होंने अपना स्थान बनाया और आगे कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। ये न केवल यहाँ के पत्रकारों के लिए उपलब्धि होगी, बल्कि हम सब लोगों के लिए, नगरवासियों के और जिले के लिए गौरव की बात है। वो बातें बाद में हम करेंगे। आरंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम को, और सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा श्री राकेश शुक्ल जी से। क्षमा करें, भरत पाठक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। और पंकज जी, पंकज चतुर्वेदी, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर अपना उनसे निवेदन है। संवाददाता के रूप में आपने समाचार पत्र और एजेंसियों में काम किया, जिसमें प्रमुख समाचार पत्र थे आप रहे हैं। संपादक के रूप में जोश एक पत्र था जिसका संपादन करके लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के पद पर NUGI में आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विजय दत्त श्रीधर जी, भाई साहब 1 मिनट आप पहुँच आगे आगे। श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, श्री सनत कुमार जैन, श्री तुम्हारी फ्लैश काय में सो रही हो? सुमति प्रकाश जैन, सुमति प्रकाश जी जैन, श्री रविंद्र व्यास, अरे श्री रविंद्र व्यास, श्री हरि अग्रवाल, श्री हरि अग्रवाल, सुरेश पांडे जी, श्री अंकुर यादव, विभूति राजेश बादल जी को माल्यार्पण करेंगे। श्री सचिव
NK सिंह साहब का स्वागत करें। हमारे अतिथियों का मुख्य वक्ता महोदय का स्वागत करें। तो भारत परिवार की ओर से तथा आयोजन समिति की ओर से आज के कार्यक्रम में पधारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति जी, अध्यापक जी का स्वागत करता हूँ जो कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स के स्थानीय संपादक है आदरणीय श्री NK सिंह साहब हमारे बीच में मौजूद है। उनको मार्गदर्शन सभी को मिलेगा, उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। आंतरिक पत्रकार संघ के संस्थापक, राष्ट्रीय संयोजक, माधवराव सप्रे संग्रहालय के संस्थापक पद्मश्री आदरणीय श्री विजय श्रीधर हमारे बीच में आज मौजूद हैं। लगभग 1984 की बात है जब यहाँ सम्मेलन हुआ था पत्रकारों को, तब वो यहाँ पे आए थे। उस समय क्रांति संयोजक थे, आंतरिक पत्रकार संघ थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में संगठन ने काफ़ी सक्रिय होकर कार्य किया था। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। कार्यक्रम में नई दुनिया के संपादक रहे भाई राजेश व्यास जी, राजेश भगत जी, भाई विभूति शर्मा जी, पंकज चतुर्वेदी जी, दिनेश निगम त्यागी, भाई भरत पाठक जी और आज जिनका सम्मान यहाँ पर हुआ है रामेश्वर जी गुप्ता जो करीब प्रशासन के संपादक हैं, तो पिछले 6 दशक से बांदा जिले में संपादक का काम कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में भाई पटेरिया जी के पुत्र प्रखर पटेरिया जी मौजूद हैं। मैं उनका भी कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगा। और यहाँ पर जो अतिथि के तौर पर विराजमान है छतरपुर जिले के पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक रमेश शुक्ला जी, गुरगन पाठक जी, पुलिस अधीक्षक छतरपुर श्री सचिन शर्मा जी और तमाम पत्रकार साथी, सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। भाई शिवराम जी पटेरिया के बारे में चर्चा तो सभी करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में 5 मिनट में अपनी बात पूरा करूँगा। उनका जन्म छतरपुर जिले के बिजौर में 1958 में हुआ था। एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता शासकीय शिक्षक थे जो अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी माता जी काफ़ी वृद्ध हो चुकी है, चलने फिरने में। श्री पटेरिया जी पिछले 1 वर्ष पहले जब कोरोना से पीड़ित हुए तब मेरी उनसे चर्चा हुई फोन पर। इंदौर में उनका उपचार चल रहा था और उसी समय उपचारों के दौरान ही उनको अटैक आया और वो सबको छोड़कर चले गए। करीब 63 वर्ष की आयु में भी इतने वो सक्रिय रहे कि अभी भी उनकी 3-4 पुस्तकें प्रेस में हैं। तो हर विषय पर उन्होंने लिखा है, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, युद्ध की बात हो, सारे विषय को उन्होंने टच किया। और पत्रकारिता की जो 3 प्रमुख विधाएँ हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, तीनों में वो बराबर सक्रिय है। कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर हमेशा उन्होंने लिखा है, कभी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। और उन्होंने प्रारंभिक तौर पर जब पत्रकारिता शुरू की तो भारत ही मुख्य केंद्र उस समय हुआ करता था, आज भी है। मतलब अगर ये कहा जाए कि भारत जो समाचार पत्र यहाँ से निकलता है 45 वर्ष करीब हो गए, वो छतरपुर के पत्रकारों के लिए प्राथमिक शाला है पत्रकारिता की, तो ये अनुचित नहीं होगा। और उन्होंने हमेशा सभी का मार्गदर्शन किया। मैं भी वहाँ बैठता था, बहुत सारे साथी जो लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी ने किसी न किसी रूप में उस समाचार पत्र में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से शामिल किया। 1980 की बात इसलिए आएगी
क्योंकि उनकी पत्रकारिता का, पूरी पत्रकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वो छात्र थे तभी उन्होंने पत्रकारिता 1978 में प्रारंभ कर दी थी। 1980 में एक यहाँ पर घटना हुई, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और उस घटना की पहले मजिस्ट्रेट जांच हुई। मजिस्ट्रेट जांच को प्रशासन ने उजागर नहीं होने दिया। भाई पटेल जी ने उस प्रतिवेदन को किसी प्रकार से हासिल किया और दैनिक समाचार पत्र जो 112 थे उसमें उसका प्रकाशन लगातार 3-4 दिनों तक हुआ। उन पर काफ़ी दबाव आया प्रशासन में। तत्कालीन कलेक्टर ने काफ़ी लोगों से प्रयास कराया कि ये प्रकाशन आगे न हो पाए, लेकिन प्रकाशन नहीं रोका गया। यहाँ तक कि बाद में इतना ज़्यादा प्रसारित किया गया कुछ लोगों को, छतरपुर के 3 समाचार पत्र, स्वभारत, कृष्ण क्रांति और राष्ट्रव्यवहार, इनके डिक्लेरेशन कलेक्टर ने रद्द कर दी। तब भी प्रकाशन मुझे सभी लोगों ने महुआ में जाकर नया डिक्लेरेशन दिया और अफवाह को निरुपित। बाद में उस मामले की न्यायिक जांच हुई। तत्कालीन जिला न्यायाधीश ने उसकी जांच की और उसमें भी प्रशासन को दोषी पाया। और वो घटना इस प्रकार की थी कि उसके पहले और ना उसके बाद आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया पत्रकार और प्रशासन के बीच में जिसमें दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ हो, उसकी न्यायिक जांच हुई हो और उस जांच में प्रशासन को दोषी पाया। अपने आप में देश की पहली घटना है। तो इस प्रकार से जो पत्रकारों को यहाँ पर मान सम्मान मिला वो उसी घटना से मिला। और मुझे खुशी है कि आज जो नई पीढ़ी हमारे सामने बैठी हुई है वो उस प्रतिष्ठा को कायम रखे हुए है। मैं इसी बात को लेकर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। भाई पटेल जी के साथ मैंने काम किया। मैं उसमें नई दुनिया का जिला प्रतिनिधि था 84 में, और वो नई दुनिया इंदौर में काम किया करते थे। उसके बाद जब नई दुनिया का भोपाल संस्करण 90 में शुरू हुआ तो हमको निर्देश दिया गया कि भोपाल समाचार देखना है, तो मैं भोपाल से जोड़ गया। तो संयोग से पटेल जी बाद में भोपाल आए। शहीद बादल भी जो आ रहे, ज्योति शर्मा भी रहे, सभी लोगों ने मिलकर नई दुनिया को जो ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। मैं उनका उस विषय के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई पटेल जी वास्तव में एक अच्छे पत्रकार तो थे ही, बहुत अच्छे लेखक थे, कई बच्चों को उन्होंने लिखी है और मेरा उनसे बड़ा ही स्नेह था। वो हमको बड़ा भाई मानते थे, हालांकि पत्रकारिता में वो हमसे सीनियर रहे, लेकिन वास्तव में पटेल जी का जो व्यक्तित्व है वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत ही अच्छा उनका सहज उपचार व्यवहार रहा, संवेदनशील व्यक्ति थे। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और इसी के साथ अपना स्थान ग्रहण करूँगा। धन्यवाद। हलचल की शुरुआत छतरपुर से हुई थी, जो अभी तक के पत्रकारिता के इतिहास में पहला केस है। और उसमें हमारे नगर से निकले हुए जो बृहद त्रयी में बता रहा था, श्री शिव अनुराग पटेरिया, श्री राजेश बादल और श्री विभूति शर्मा, इन लोगों को बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम बहुत स्नेह के साथ भाई शिव अनुराग पटेरिया को याद करते हैं। उनकी स्मृतियां हमारे साथ हैं और उन स्मृतियों के सहारे हमें लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हमारे नगर से, हमारे जिले से जो लोग आ रहे हैं, उनको हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। एक ज्योति स्तंभ की तरह वो उनको प्रकाशित करते रहेंगे, उनका पथ, ऐसा विश्वास करते हैं। व्याख्यान माला शिव अनुराग पटेरिया, व्यक्तित्व और कृतित्व, इसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई विभूति शर्मा जी को, जो उनके बहुत निकट साथी रहे हैं और उन 3 पत्रई में रहे हैं जो नगर से सबसे पहले गए थे। शर्मा जी से
माइक पर आने के पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। पिछले करीब 47 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए अनेक राष्ट्रीय, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को आपने उठाया है अपनी पत्रकारिता से। स्वतंत्र पत्रकार से लेकर देश के प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले अखबार नई दुनिया और पीपुल्स समाचार का संपादन आपने किया है। इसके अलावा जनसत्ता मुंबई, देशबंधु भोपाल और चेतना, अर्धचेतना जैसे अखबारों में संपादकीय दायित्व का बखूबी निर्वहन किया है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता करने की शपथ लेकर मैदान में उतरने के कारण आपने बहुत पापड़ बेले हैं। सरकारों से हक की लड़ाइयों में भी आपको उलझाया गया है, पर अपने मूल्यों के साथ कभी समझौता न करने वाले व्यक्तित्व का नाम है श्री विभूति शर्मा। मैं ऐसे अपने प्रिय साथी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपने मित्र के अनुभव, उनकी स्मृतियों को हम सबके बीच साझा करें। श्री विभूति शर्मा। भाई श्याम अग्रवाल जी का आदेश था कि आपको कुछ बोलना है, इसलिए यहाँ कर रहा हूँ। जहाँ तक पटेरिया जी की बात है, जिसकी बात आज हम करने हुए यहाँ खड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो हम सबके प्यारे रामू, हम सबके बहुत बढ़िया लेखक, अनेक किताबों के रचयिता, सामाजिक सरोकारों से लेकर आर्थिक, आपराधिक, कानूनी पहलुओं पर पैनी नज़र रखने वाले पटेरिया जी ने हमेशा दबंगई की पत्रकारिता की है। आज के दौर में हम देख रहे हैं, आज ही की बात करें, कल जो राजद्रोह कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उन्होंने उसके कानून को फिलहाल स्थगित कर दिया है कि अभी उसको लागू नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों ने याद रखा हो तो जब हम वो पत्रकारिता करते थे जिसमें रामू जी ने हमारे साथ वो 80 का कांड हुआ था, उसमें जो दबंगई दिखाई थी, अगर आज के दौर में वो होता तो उसको जेल में डाल दिया जाता। 7 दिन के लिए, 7 महीने के लिए या 7 साल के लिए भी हो सकता है। राजद्रोह का जो कानून सब अंग्रेजों के शासन से चला आ रहा है, उसको आज लोग लागू कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। मैं अपना सुप्रीम कोर्ट का आभार मानता हूँ कि उन्होंने उस कानून को आज रद्द किया है या स्थगित किया है। नए तौर पर वो कानून बनाया जाएगा और हम पत्रकार स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकेंगे। पटेरिया जी से हमारी बात लगभग हर रोज सप्ताह में 3 या 4 रोज प्रायः वो बात करते थे आज के दौर की पत्रकारिता की। बोले यार वो सच्चाई की पत्रकारिता कहाँ है? मीडिया है ना, मोदी मीडिया है। मीडिया एक सच्चाई की मीडिया की तरह काम करता है और उसी तरह करने की अपनी धार को बनाए रखने की कोशिश करता है। हम कुछ लोग इसको गलत दिशा देने लगते हैं जो उचित नहीं माना जा सकता। पिछले साल की 12 मई को जब पटेरिया जी ने हमसे विदा ली, तब वो अपनी छत्तीसगढ़ के संदर्भ ग्रंथि पर काम कर रहे थे, शायद तो खैर अच्छी तरह जानते हैं। उसके किताबों के नए शब्द जो पाठ्यक्रम है वो मैं लगातार पढ़ रहा था और वो ये पटेरिया जी की खूबसूरती है। पटेरिया जी का विचार था कि जिस क्षेत्र पर वो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों से उस पर सराय लिया, प्रायः उसके लेसन मुझे भेजते थे, मैं उसको पढ़ता था और वो ये सहजता है पटेरिया जी की, मेरे जैसे लोगों से वो राय ले रहे थे। हम दोनों ने बहुत साथ काम किया, हम तीनों ने, राजेश ने भी। तो जब 80 के दौर की मैं फिर से लौटना चाहूँगा, 80 के दौर में वो दबंगई, जब एक दरोगा, राकेश जी ने उल्लेख किया था कि वो उसके विस्तार से नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं जाना चाहूँगा। उस दरोगा ने जो बलात्कार किया था, आज की नई पीढ़ी शायद उस दौर से कि उतनी घटनाओं से परिचित ना हो, तो उसको लेकर जो प्रदर्शन हुए थे, छतरपुर की जनता खड़ी हुई थी, आंदोलनरत हुई थी, उस जनता पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसकी मजिस्ट्रेटी जांच हुई थी।
उस लाठीचार्ज में हम लोगों ने भी लाठियाँ खाई थी। राजेश थे, मैं था, श्याम थे, सुरेंद्र थे, ये सारे लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। तो उस कांड की जो मजिस्ट्रेटी जांच की रिपोर्ट है वो पटेरिया जी के हाथ लगी थी और उस पर इतना हंगामा हुआ कि तत्कालीन कलेक्टर बौखला से गए और वह बौखलाहट को आज के दौर में होते तो राजद्रोह कानून के रूप में लाई जा सकती थी। पटेरिया जी को एडवेंचरस पत्रकारिता करने का शौक था। कभी वो डकैतों के क्षेत्र में जाते थे। आपको ताज्जुब होगा कि तत्कालीन डकैत मोहर सिंह, जो समय का सबसे ज़्यादा इनामी था, समर्पण कर चुका था, मोहर सिंह, माधव सिंह, उनके गांव-गांव में जाकर पटेरिया जी ने उनसे मुलाकातें की थी और उसके बारे में किताबें भी लिखी। उनकी किताबों का दौर जो चला था, आज तो आपने शायद 25 किताबें कहीं, मेरे ख्याल से वो 40 किताबें लिख चुके हैं। उसमें पर्यावरण से संबंधित, नदी नालों से संबंधित, नदी तालाबों के, जबलपुर की रचनाएं हैं जो तालाबों के बारे में इंजीनियरिंग, जबलपुर के तालाबों की जो इंजीनियरिंग है, गजब की इंजीनियरिंग है। वहाँ से वो उन्होंने एक तालाब का निर्माण किया तो आखिरी तक वो तालाब लायक थे। तो एक तालाब का पानी अगर ओवरफ्लो होता था तो आखिरी तालाब तक वो पानी जाता था ताकि कोई भी तालाब रीता ना हो। इसके बारे में पटेरिया जी की किताब में देख मिलता है। ऐसा ही उन्होंने संदर्भ ग्रंथ लिखे। हम लोगों ने पत्रकारिता को नई दुनिया की शुरुआत की थी। नई दुनिया में जब हम ज्वाइन करने गए थे तो हमारा पहला ग्रंथ था नई दुनिया संदर्भ ग्रंथ, जिसमें हम तीनों ने साथ मिलकर काम किया था। संदर्भ ग्रंथ की वो किताब तब तक की, चूँकि मध्य प्रदेश के गठन को तब 25 वर्ष यानी रजत जयंती पूर्ण हुई थी, पहला एथेंटिक ग्रंथ था वो। इसके बाद पटेरिया जी ने अभी तक कम से कम 6 संदर्भ ग्रंथ लिखे हैं, 7 संदर्भ ग्रंथ लिखे हैं जो मध्य प्रदेश के बारे में हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में हैं और दूसरे अंचलों के बारे में। तो उन ग्रंथों में इतनी ऑथेंटिक जानकारी है कि छात्रों के लिए वो एक पाठ्यक्रम में लिए जाने लायक चीज़ें हैं और बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ सारे तथ्य, सारे आंकड़े उन्होंने एकत्रित किए सारे लोगों के बीच जाके। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही स्वरूपों में पटेरिया जी ने हम लोगों के दिल जीते हैं। नेता हों या अफसर, सभी उन्हें बराबर सम्मान देते थे। कभी कोई नहीं कह सकता है कि पटेरिया जी ने कभी कोई किसी के दबाव में काम किया हो। पटेरिया जी अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री या तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी, कोई भी अफसर हो, नेता हो, कभी किसी के दबाव में उन्होंने काम नहीं किया। मैं आपको इसके एक तो उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार इंदौर में एक सम्मेलन हो रहा था, ब्राह्मणों के संदर्भ में सम्मेलन था। कैलाश विजय वर्गीय मंच पर भाषण दे रहे थे। मैं और पटेरिया जी सामने की तरफ बैठे थे। कैलाश विजय वर्गीय की नज़र जब उन्होंने पड़ी, उनकी नज़र जब उन पर पड़ी तो वो कहते, अरे पंडित जी बैठे हैं, ये मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ और सबसे दबंग पत्रकार हैं, इनके सामने अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। ऐसा कैलाश विजय वर्गीय के बयान था। अभी हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी इंदौर आए थे, तो उनका कहना था कि पटेरिया जी की किताबों से उन्होंने काफ़ी कुछ लिया। पटेरिया जी प्राय किताबों के बारे में उनसे भी चर्चा करते थे, क्योंकि इंदौर में कार्यक्रम राजेंद्र माथुर के संदर्भ में था। तो माथुर साहब के साथ संदर्भ में जो उन्होंने संदर्भ उल्लेख किए हैं वो पटेरिया जी की किताबों से किए हैं और हरिवंश जी ने स्वीकार किया कि ये तथ्य मैंने पटेरिया जी की राजेंद्र माथुर के संदर्भ में किताब से लिए हैं। तो इस तरह से पटेरिया जी हमारे बीच काफ़ी लोकप्रिय थे, हमारे लिए काफ़ी काम करने वाले थे। विभिन्न पत्रकारों के लिए, भोपाल के पत्रकारों के लिए, उनके लिए काम करने, उनके साथ खड़े होने, उनकी किसी भी समस्या के लिए खड़े होने में हमेशा आगे रहते थे। इसीलिए उनको अधिकांश पत्रकार वर्ग भाई साहब के नाम से बोलने लगा। कोई भी पत्रकार हो, पटेरिया जी को भाई साहब के नाम से ही बुलाता था। हम लोग के साथ काम किए हैं, इसलिए हम लोग भी उनके भाई तो थे ही
मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार। मंच पर माइक पर आए उसके पहले में एक संक्षिप्त परिचय है। क्षमा कीजिए। छतरपुर के ही कहना चाहिए निवासी, हालांकि उनके पिताजी यहाँ सर्विस में थे, लेकिन हम लोग बचपन से उनसे जुड़े रहे हैं, उनके परिवार से जुड़े रहे हैं, इसलिए मेरा बहुत व्यक्तिगत सरोकार रहा है उनके साथ बहुत शुरू से। आपका प्रशासनिक और अध्यापकीय दोनों तरह का अनुभव रहा है। सहायक प्राध्यापक थे आप गणित के स्वामी प्रणवानंद महाविद्यालय छतरपुर में, और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में सन 88 से 94 तक रहे हैं आप प्राध्यापक। जिला समन्वयक रहे हैं जिला साक्षरता समिति छतरपुर में। आमंत्रित प्राध्यापक रहे हैं अदिति महाविद्यालय गवाना दिल्ली विश्वविद्यालय। और पंकज चतुर्वेदी को पंडित पंकज चतुर्वेदी कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि कथावाचक के रूप में भी बहुत सारे इन्होंने सम्मान भी प्राप्त किए हैं और उपाधियां भी प्राप्त की हैं। आमंत्रित प्राध्यापक रहे हैं डाइट दिल्ली के, और रचनात्मक लेखन और पत्रकारिता के लिए भी ये जाने जाते हैं। आमंत्रित सदस्य थिंक टैंक समिति यूनिसेफ लखनऊ की राज्य स्तरीय गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए भी आपने काम किया है। और मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ द्वारा वर्ष 1991 के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता सम्मान भी आपको मिल चुका है। इसके अलावा बहुत सारे पत्रकारिता से संबंधित सम्मान आपको मिले हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। चूंकि हमारे बीच के हैं, हमारे अपने हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया संक्षिप्त में, चूंकि शिव अनुराग भाई की स्मृतियां हम सब लोगों के दिलों में इतनी हैं कि हम सब लोग घंटों बोल सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा पंकज भाई से कि उन स्मृतियों को थोड़ा सा संक्षिप्त करते हुए। जब हम लोग यहाँ पत्रकारिता कर रहे थे तो हम लोगों के लिए माना कि आदर्श कि आपको पत्रकार कैसा बनना है, तो जो ये तय थी वैसा बनना है। दूसरा एक व्यक्तिगत यहाँ पारिवारिक रिश्ता जो वो समय समय पर प्रूव करते रहते थे। यहाँ तक कि एक बार मैं भोपाल गया और उनको मालूम पड़ा वो कि व्यस्त थे, उन्होंने प्रखर को ही भेज दिया रेलवे स्टेशन पर कि उनको लेके आओ, और इस बच्चे को भी कहीं जाना उन्होंने बोला कि नहीं तुम जाओ, बोलो नहीं पापा नाराज होंगे, आपके साथ रहना पड़े। ऐसी कई उनके साथ स्मृतियाँ। और सबसे बड़ी चीज़ मेरा उनसे जो रिश्ता रहा, मैं उनका संपादक रहा हूँ। मैंने उनकी 3 किताबें की। पहली किताब जब मध्य प्रदेश पे बनाने की बात आई, क्योंकि शायद आप लोग जानते हैं नेशनल बुक पे सारे स्टेट पे किताब बनाता है, और मध्य प्रदेश में हमारी बहुत पुरानी किताब थी श्याम परमार की, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था। पटेला जी को जब मैंने उसका ड्राफ्ट दिया कि इस तरह की किताब होना चाहिए, तो उनकी जो सबसे खूबसूरती सामने आई, बेसिकली एक तथ्यात्मक किताब तैयार करने के लिए बहुत सारी सूचनाएं और आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों और सूचनाओं को एक बेहतरीन पठन सामग्री कैसे बनाया जाए, आंकड़े या सूचनाएं ऐसी नीरस ना हो कि एक आम पाठक का प्रवाह उससे टूट जाए। उस खूबसूरती से उन्होंने उन दस्तावेजों को शब्दों में बांधा। फिर उनके साथ मैंने दूसरी किताब छत्तीसगढ़ पे की, जब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था। किताब उनकी छपने की नौबत पे थी और चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। उन्होंने बोला पंकज जी 15 दिन रुको, क्योंकि इस किताब को हम अद्यतन अपडेट कर देंगे, अदरवाइज ये 5 साल पीछे हो जाएगी। ऐसे 90 डिसीजन लियो किताब में हम काम कर रहे थे। तो उनकी किताबों को यहाँ बैठे सभी लोग से अनुरोध है कि जरूर पढ़ें। उसका कारण ये है कि आज अखबार कमिशी के सामने जो चुनौती है वो ये है कि एक सूचना को समाचार के रूप में कैसा बदला जाए, या एक सूचना को, एक आंकड़े को लोकप्रिय पठन सामग्री में कैसे बदला जाए। वो खूबसूरती, शब्दों का चयन और प्रवाह, ये शिव अनुराग जी की खासियत थी। तो
मैं यही चाहूँगा कि यदि आप सभी लोग पटेरिया जी को दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनकी किताबें अवश्य पढ़ें। आप जान के चलेंगे कि शायद उन किताबों को पढ़ने के बाद में आपका विशेष रूप से पत्रकारों का लिखने का नज़रिया बदल जाएगा कि एक सूचना को कितने सहज तरीके से, एक मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की सूचना यदि असम का या अरुणाचल प्रदेश का या दिल्ली का एक IAS IPS का एस्पायरेंट या जनरल रीडर पढ़ना चाहता है, तो किस तरीके से वो उसको पढ़ने के बाद उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट बुक और प्लेजर रीडिंग का जो फर्क है वो पटेरिया जी के शब्दों में आप देख सकते हैं। मैं बस यही अनुरोध करूँगा और बताऊँगा। पत्रई जो मैंने निवेदन किया था पहले, जैसे बृहत्त्रयी थी उसी तरह से पत्रकारों की पत्रई थी, जिसमें शिव अनुराग कटेरिया, राजेश बादल और विभूति शर्मा जी थे। उसके एक और स्तंभ भाई राजेश बादल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। उसके पहले अभी सूचना आई है बुंदेली में जिन्होंने अनुप्रास, यमक और शेष अलंकारों में जो प्रयोग किए थे वो एक स्थायी स्तंभ बुंदेली के लिए बने हैं। आवे इते पाहुने तो पलकन पे पारे जावे। पलकों के दो अर्थ हैं, पलंग और पलके। आवे इते पाहुने तो पलकन पे पारे जावे, और जो लोग कछू न खाले तो लोग खाले उतर न पावे। इते कहूँ भूखन मरवे को तनक भान ना हो गए, और इते अन्न को समाधान को समाधान से हो गए। मुर्गा भी स्वाद कछू मुर्गा। मुर्गा के दो अर्थ, एक व्यंजन बनता है मुंह कूट के। मुर्गा भी स्वाद कछू मुर्गा, खट्टी कड़ी करी है, और बुंदेली बराबरी की नहीं तो बराबरी है। ऐसे शब्दों के सृजन करता श्रीवत किशोर जड़िया जी नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। मैं उनकी गलतियों के साथ उनको यहीं से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और अगले आदरांजलि, पुष्पांजलि और स्मृति के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री राजेश बादल जी को। राजेश बादल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम और आप सभी बहुत गहराई से उनसे जुड़े हुए हैं और वर्षों से उनकी पत्रकारिता से परिचित हैं। उनके टेलीविज़न, आकाशवाणी, रेडियो, दूरदर्शन सभी तरह के जो विविध क्षेत्रों में उन्होंने अपने आयाम गढ़े हैं, उनसे सब लोग परिचित हैं। फिर भी थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे देता हूँ। लगभग 45 वर्ष से आपने पत्रकारिता अपनी जारी रखी है। दैनिक जागरण, UNI, PTI, नई दुनिया, नवभारत टाइम्स और रगार जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं से प्रारंभ हुआ सफर रेडियो और टेलीविजन के जरिए फिल्म निर्माण और डिजिटल माध्यम के नए अवतारों के संग चल रहा है। सदी के श्रेष्ठतम संपादक राजेंद्र माथुर जी के साथ एक दशक से भी अधिक समय तक आपने काम किया है। संघर्ष और सरोकारों वाली निरंतर पत्रकारिता की, भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता की पहली पीढ़ी में से वे पत्रकार थे। अपने परिवार के बीच, अपने वरिष्ठों, सहकर्मियों और कनिष्ठों के बीच इस तरह से बोलना सचमुच में कभी कभी अटपटा इसलिए भी लगता है कि उसके बारे में बोलना होता है जिसको आपने वर्षों तक अपनी धड़कनों में महसूस किया। नाम किसका आप सब, किसी का नाम छोड़ना भी उचित नहीं लगता और सबका नाम लेना संभव भी नहीं, लेकिन कितना ही अच्छा, अभी मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता, बार बार त्रयी का जिक्र हो रहा है और त्रयी के हमारे तीसरे सदस्य खुद भी होते तो शायद हम देखते कि हम सब उन्हें कितना प्यार करते हैं। लेकिन इस त्रयी के पहले हम लोगों की जिंदगी की भी एक त्रयी थी। यहाँ
शिवराज जी के भाई उत्तम बैठे हैं, उपेंद्रनाथ जी, इनको याद होगा कि हम तीनों लोगों ने वो रही थी एक स्कूल की जो कॉलेज महाराजा महाविद्यालय तक जारी रही, वो रामू, उत्तम और मेरी थी। ये पत्रकारिता में नहीं आए, लेकिन जिंदगी में पहली बार पहले दिन पहले ही जो स्कूल था, एक ही कमरे में, एक ही टाटपट्टी पर, एक ही दिन हम लोग एक आदिवासी गांव अनगौर में बैठे थे। अब तो सड़क के किनारे बड़ा पक्के मकान देखने लगे हैं, लेकिन उस समय उत्तम को याद होगा कि उस समय वो सचमुच में ना बिजली थी, ना पानी का कोई सप्लाई था, और 4-5 किलोमीटर दूर हम लोग जाते थे। तो संयोग कुछ ऐसा था कि उस ऐसा संयोग शायद दो भाइयों के बीच में नहीं होता जैसा मेरे और शिव अनुराग के बीच में था। जहाँ जिस गांव में रहे 5वीं से लेकर 8वीं तक, और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में दूसरे गांव में, एक ही स्कूल में, एक ही घर में, एक ही घर का दो टुकड़े थे, 10वीं 11वीं में, और उसके बाद कॉलेज में, बीएससी में। और संयोग देखिए कि फर्स्ट ईयर में हम दोनों फेल भी हुए थे, एक साथ फेल हुए, दोनों फेल हुए। मैं फेल हो गया, उनको जिस दिन परीक्षा के लिए जा रहे थे उनके जूते में बिच्छू बैठा था और बिच्छू ने उनको काट लिया, अगर तुमको याद हो तो, और वो परीक्षा नहीं दे पाई। तो हम लोग फेल भी साथ हुए, पास भी साथ हुए, पत्रकारिता भी साथ की। और देखिए क्या सहयोग था। मैं दैनिक जागरण झांसी में 1977 में काम कर रहा था, 78 में पत्रकारिता की शुरुआत पत्रकार शिव अनुराग ने की, और दैनिक जागरण रीवा से सुरेंद्र भाई ने मुझे हमारे पहले संपादक शिव भारत के श्याम अग्रवाल जी से मिलवाया, फिर शिव अनुराग को मैंने श्याम जी से मिलवाया। सुरेंद्र तिवारी जी को भी याद होगा, हमारे कॉलेज में सीनियर थे, एनसीसी में अंडर ऑफिसर थे, और हम लोग एनसीसी में थे, शिव अनुराग भी थे और मैं भी था। और रेडियो में हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम साथ बनाए। छतरपुर कांड की यादें तो विभूति भाई ने जिंदा की, तो वो त्रयी जो हमारी टूटी थी, वो त्रयी एक बार फिर बन गई थी विभूति जी के आने के बाद से, और फिर वो 1985 तक चली, इंदौर में, एक ही अखबार में, एक ही घर में। थोड़ा सा निजी संस्मरण है, लेकिन अगर उसको आप अन्यथा न लें तो बताऊं कि विभूति को याद होगा कि हम लोग जिस मकान में रहते थे उसमें कभी ताला नहीं लगता था। हम लोग 4 लोग थे, एक की ड्यूटी सुबह 10 से 5 होती थी, दूसरे की ड्यूटी दोपहर में 3 से रात को 11 बजे तक होती थी, तीसरे की ड्यूटी रात को 8 बजे से रात को 2:30 बजे तक थी, और चौथे सज्जन जो थे आनंद जी, उनकी ड्यूटी रात को 1:30 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक। तो आप 4 लोग थे, कब ताला लगाएं, कब अंदर से बंद करें, किसी की नींद, इसलिए उसमें ताला ही नहीं लगता था कभी। और प्यार से उस पूरे इलाके में उस घर को, क्योंकि चारों बैचलर थे इसलिए हम लोग कुंवर कुटीर कहते थे, आपको ठीक याद होगा। तो डाक चिट्ठियां भी हमारी कुंवर कुटीर के नाम से आती थी। कुछ हमारे शरारती मित्र थे जो सांड आश्रम कहने लगे थे उसको, 4 सांड रहते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो चिट्ठियां भी डाक की सांड आश्रम के नाम से आती थी, विभूति को याद होगा। अब जब कोई आपके साथ 24 घंटे इस तरह से जिंदगी में धड़कन बन जाए, क्या याद करो क्या छोड़ो, कुछ सचमुच में समझ में नहीं आता। वो नई दुनिया छोड़ के जनसत्ता शुरू करने गए, राष्ट्रीय अखबार, मैं नवभारत टाइम्स शुरू करने गया, दोनों लौट के फिर भोपाल आ गए। मैं दैनिक नई दुनिया में समाचार संपादक था, मैंने छोड़ा, फिर वो जगह वो आ गए। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार मिला, उसके पहले मुझे मिला। उन्हें सत्यनारायण तिवारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, उसके पहले मुझे मिला। मैंने दस्तक नाम का मध्य प्रदेश का पहला धारावाहिक बनाया, मैंने बंद किया तो उन्होंने शुरू कर दिया। मैं संडे में ऑब्जर्वर के साथ काम कर रहा था, वो संडे मेल के साथ काम कर रहे थे। यानी कहाँ ऐसे संयोग 2 व्यक्तियों के, 2 भाइयों की जिंदगी में
हो सकते हैं, मैंने नहीं सोचा था। यहाँ तक और सुनिए, भोपाल में हमारा जो घर था दोनों का टोटल नंबर 8 बनता था, वो 5 नंबर पर, वो 6 नंबर पर, बिना बताए। दिल्ली इंदौर में हमने एक स्कूटर खरीदा, वो उन्होंने भी विजय सुपर खरीदा, मैंने भी विजय सुपर, कोई बात नहीं होती। उस स्कूटर का भी रंग हरा, मेरे स्कूटर का भी रंग हरा। उन्होंने भोपाल में कॉलेज खरीदी, मेरे भी कॉलेज खरीदी। इतने संयोग, उनकी छोटी 3 बहनें, मेरी भी छोटी 3 बहनें, उनकी ससुराल जबलपुर में, मेरी आधी ससुराल जबलपुर में नरसिंह। मेरी पत्नी शिक्षक, उनकी पत्नी शिक्षक, उनकी पत्नी भी 3 बहनें, मेरी पत्नी भी 3 बहनें। कितने संयोग आपको बताऊं, ऐसे हैं। मैं सचमुच जिस दिन पटेरिया गए उस दिन कई दिन तक, कई रातों तक मैं चौंक के उठ जाता था और कई दिन तक मुझे एल्ट्रॉक्स खाना पड़ा, तब जाके मेरी नींद लौटी। बात ये नहीं है कि कोई आपकी जिंदगी में कितने करीब होता है, बल्कि बात ये होती है कि वो किस तरह से करीब होता है। ऐसा नहीं था कि मतभेद नहीं थे, झगड़ते भी थे हम लोग, लेकिन हम उस सीमा पर आकर रुक जाते थे कि जहां पे लगता था कि हाँ अब इस रिश्ते को आगे ले जाना है, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज करते थे, हम भी कॉम्प्रोमाइज करते थे। और रिश्ता कोई भी है वो ऐसे ही चलता था, जो लगातार एक साथ चला। सारी उम्र वो थोड़ा सा मुझसे जरा से हर जो जहां मैं पहुंचा उसके बाद वो पहुंचे, लेकिन इस मामले में उन्होंने बाजी मान ली। जब चले गए तो मुझे लगा धोखा दिया। अगर ऊपर वाले ने सब जगह इस तरह से शुरुआत की थी तो फिर मेरा हक बनता था कि मुझे जाना चाहिए था। मुश्किल है, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हाल के वर्षों में राज्यसभा टीवी से निवृत्त होने के बाद एक ही चैनल में हम लोग बैठ रहे थे लगातार, और क्या संयोग था, रोज रोज कोई एक गेस्ट नहीं आता। जिस दिन पटेरिया होते थे उस दिन मैं जरूर उस चैनल में होता था। तो ऐसा एक अजीब सा रिश्ता था जिस रिश्ते को कोई बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। आज भोपाल से हमारे बीच में दो बहुत ही विद्वान हमारे वरिष्ठ आए हैं, एन के सिंह साहब और श्रीधर जी, उनको हमें सुनना है। मैं तो अपने घर में हूँ, बस सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि 77 में जब हम लोगों ने पत्रकारिता की शुरुआत की है, 76 एंड में, तो तब हम लोगों के मुंह पर ताला था, सेंसरशिप लगी थी, और शायद अवचेतन में कहीं ना कहीं वो एक बात थी कि हम अपने अभिव्यक्ति को इस तरह से कुचलते हुए नहीं देखना चाहते, और शायद उसी वजह से मैं शिव विभूति और उससे पहले श्याम जी, सुरेंद्र जी साथ में जब प्रचंड ज्वाला निकालते थे, लखन भाई साहब यहाँ बैठे हैं, ये सब जुड़ी थी। छतरपुर कांड जब हुआ तो शायद ये उन्हीं उसी तरह की संस्कारों की परवरिश थी कि हमें अपने सिद्धांतों, सरोकारों और मूल्यों से नहीं टिकना है। यही शायद उस समय हमारी पढ़ाई थी। जगदीश भाई साहब ने तो उन संस्कारों को पाला पोसा है हम लोगों के बीच में, जब इस संघर्ष को हम लोगों ने परवान चढ़ाया। श्याम सुंदर जी बैठे हैं, शंकर प्रताप सिंह जी बड़े भाई साहब बैठे हैं, इन लोगों ने, उमेश जी और राकेश भाई साहब बैठे हैं, सब ने उस दौर में क्या बात बताऊं मैं। आज एक सज्जन अगर और होते जिन्होंने बहुत पर्दे के पीछे सहयोग दिया था, मैं नहीं जानता वो हैं कि नहीं। अरुण श्रीवास्तव जी जो डिपो मैनेजर होते थे, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया था। लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि ये जो संस्कार हैं, उस समय 80 के दशक में पूरे देश में खोजी पत्रकारिता की एक जो एक आंदोलन चला था, छतरपुर उसमें सबसे अग्रणी था, और छतरपुर ने उस यज्ञ में अपना एक अनुष्ठान दिया था। आज हम मीडिया के ऊपर, उसकी साख के ऊपर, उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर, उसके सरोकारों पर कुछ नहीं करने पर हम सवाल खड़े होते देख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे साथियों की इज्जत क्या रह गई, मीडिया को किस तरह से आलोचना के कटघरे में खड़ा किया जाता है। अगर हम अपने सिद्धांतों, सरोकारों और उन मूल्यों के साथ काम कर पाए तो मुझे लगता है कि भाई रामू की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत कुछ कहा जाए, रात भर ये सिलसिला चलेगा तो रात भर उनके बारे में बात कर सकते, लेकिन अगर यहाँ से हमारे पत्रकार साथी कुछ ये लेके जानते हैं कि वो छतरपुर नाम के एक ऐसे पत्रकारिता के तीर्थ में बैठे हैं जहाँ से
एक एक जिस तरह से हम तीर्थ में गंगा जल लेके आते हैं एक एक शीशी में, अगर इस तीर्थ से इस बातचीत से कुछ ऐसा लेके जाएं एक एक अपने मस्तिष्क के किसी कोठरी में, तो वो बहुत काम आएगा और शायद हम लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर कर पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि सेन साहब को और श्रीधर जी को सुनना अपने आप में बहुत दिलचस्पी का विषय होता है और उनको सुनने से ऐसा लगता है कि मानो ज्ञान का कोई बड़ा खजाना हमारे बीच में हाथ लग गया। तो देखिए, अगर बचेगा संभव होगा तो ये फिल्म जरूर देखिए। इससे शिव अनुराग पटेरिया के पहलू जीवन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें देखने और सुनने को मिलेगी जो शायद आपने कल्पना में भी नहीं सोची होगी। धन्यवाद। इंदौर में जब मैं पोस्टेड था, शिवमंगल सिंह सुमन जी का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था। उसी दौरान एक पत्र हमें मिला और उस पत्र में उसने, एक श्रोता ने सवाल किया कि सुमन जी, आप हरिवंश राय बच्चन जी के सहपाठी रहे हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ बताइए। सुमन जी ने वो पत्र देखा और उसके बाद वो बोले कि मैं हरिवंश राय बच्चन जी का न केवल सहपाठी था बल्कि सहखाटी भी था। भाई राजेश बादल जो अभी अनुभव सुना रहे थे, वो मुझे स्मृति याद आई। ये केवल सहपाठी नहीं थे, सह पत्रकार नहीं थे, पत्रई के 3 पत्रकार नहीं थे, सहखाटी भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही व्यक्तिगत स्मृतियां आपने हम सब लोगों के साथ शेयर की। अब इस क्रम को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भरत पाठक जी से निवेदन करता हूँ कि वो शिव अनुराग जी के संबंध में उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और अपने जुड़ाव के बारे में कुछ हमें जानकारी दें। उसके पहले मैं संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहूँगा। वैसे तो भरत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। छतरपुर में हमारे यहाँ पे ही ये व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहुत यश कमाया है। छतरपुर मध्य प्रदेश में प्रारंभिक और उच्च शिक्षा यहीं से आपने प्राप्त की। छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य रहे तथा विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक, विभाग प्रमुख, प्रांत सहमंत्री से लेकर महाकौशल के पहले प्रांत मंत्री बने थे। हिंदी विषय में MA, PhD और पत्रकारिता की पढ़ाई आपने की। विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया करते हुए और वर्तमान में आप सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम करते हैं। मंच के सामने विराजमान सभी वरिष्ठ, कनिष्ठ हमारे बीच में उपस्थित, जो आदरणीय रामू दादा को, शिव अनुराग पटेरिया जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन और सभी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हमारे लिए तो वो हमारे बड़े भाई, रिश्ते में भी बड़े भाई हमारे थे, हमारे मौसी के लड़के थे। वो उत्तम दादा, राजू दादा, भैया प्रखर यहाँ पर हैं। हम लोग एक परिवार से ही हैं, लेकिन वो कभी परिवार के नाते उन्होंने हमको कभी नहीं देखा था। आयु में उनसे बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी नज़र हमारे ऊपर शुरू से रही। हम जब सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 3 में पढ़ते थे और केशव सायन शाखा में जाते थे, बाजार में लगती थी। अभी भी हमें ध्यान है 77-78 में, और जब दादा को मिलने के लिए हम घर पहुँचे तो हमसे पूछते हैं कि तुम लोग संघ के लोग शाखा में जाते हो, ये बताओ कश्मीर समस्या के बारे में क्या तुम्हें सिखाते हो, क्या बताते हैं, क्या बात करते हो। बहुत छोटे थे, बोला तुम्हारा इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारा पहला इंटरव्यू है, कक्षा 3 में पढ़ते, 3 या 4 की बात है।
उन्होंने पहला इंटरव्यू हमारा रिकॉर्ड किया, छोटी कैसेट डब्बा रख के, और सवाल करते गए, वो जो हमारे मन में आता गया होगा हम जवाब भी देते गए उनको। और वो उन्होंने तब से लगातार परिवार के मुखिया होने के नाते, परिवार के गार्जियन संरक्षक होने के नाते हमारे ऊपर वो नज़र रखते थे, चाहे हम छात्र राजनीति में रहे हों या पढ़ाई में कोई समय रहा हो या पारिवारिक कोई शादी विवाह कार्यक्रम आयोजन रहा हो, या हम जहाँ सामाजिक क्षेत्र में काम करने गए, साल में 3 या 4 बार को खुद से फोन करके बात करके जानकारी लेना, जैसा राजेश भाई साहब बता रहे थे, दृष्टि वो रखते थे। आलोचक, समालोचक, बहुत बड़े क्रिटिक भी थे वो, और जल्दी से सबको सहजता से स्वीकार नहीं करते थे, कोई दबाव प्रभाव में भी वो काम नहीं करते थे। कई बार भोपाल में, जैसा राजेश भाई साहब बताए, ये सभी अनुभव किए होंगे, जगदीश भाई साहब, ये अपना दिनेश जी, सभी लोग अनुभव किए होंगे जो भोपाल रहे हैं, पुष्पेंद्र जी भी हैं जगदीश से यहाँ, कि वो कभी भी कोई प्रशासन से जुड़े हुए किसी भी विषय पर कोई अपनी बात को रखते थे तो पूरी निश्चिंतता से, निडर होकर के, निष्पक्षता के साथ वो बात को रखते थे, और सबकी जानकारियां भी अपने पास में रखते थे। एक पत्रकार के नाते जब हमने पत्रकारिता में पढ़ाई की, कुछ यहाँ पर स्वदेश में लिखा, 5 जन में भेजने लगे हम लिख के, तो एक बार हमसे यहाँ छतरपुर आए, हमसे पूछे कोई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो हमने बताया कि ऐसे पढ़ाई भी कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में भी काम कर रहे हैं, नहीं किसी एक चीज़ को फोकस करो, उस पर ध्यान लगाओ, उस पर काम करो, फिर भी चलो बताओ अभी इसमें कैसे करना है। जानकारी निकालने के लिए उन्होंने जो बात सिखाई बताई, उसको हम लोगों ने फिर सैकड़ों नए जो पत्रकारिता के काम में लोगों को सिखाया, बताया कि किस ढंग से वो सरकार के लोगों के बीच की जानकारियां निकालते थे और कैसे वो उसको उपयोगी बना करके समाचार के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत करते थे। इन चीज़ों को बताना है, इन चीज़ों को समाज के सामने नहीं पहुंचाना है, लेकिन जानकारी पूर्णता के साथ हो, समग्रता के साथ हो, उसके एविडेंस उनके पास में पूरे हों, इस बात की वो पूरी कोशिश करते थे कि उनके पास में डॉक्यूमेंटल जितनी भी चीज़ें वो पहले जुटा देते। और हमें लगभग साल में 1 या 2 बार विश्वविद्यालय के काम से जब भी कभी भोपाल गए या कभी मिलना हुआ या फोन पर बातचीत की किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ में, उनका लगाव उमा भारती जी के साथ व्यक्तिगत पारिवारिक नाते हम लोग मानते थे। बाकी वो उनको भी जो स्पष्टता से कहना होता था कहते थे, किसी से संकोच वो नहीं करते थे। पटवा जी के समय में भी कई बार मिलना हुआ, कई मंत्रियों के समय हुआ, कई सचिवों के बारे में। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जो सीखने, समझने और करने जैसी है हम लोगों की, कि बिना डॉक्यूमेंटल सपोर्ट के, बिना एविडेंस के, बिना चीज़ों को जाने समझे, बिना दोनों पक्षों को जाने समझे, वो चीज़ों को ठीक प्रकार से, जब तक उनके पास में संकलन ठीक प्रकार से नहीं हो जाता था, तब तक वो एक जो अटैक करना चाहिए वो अटैक नहीं करते थे। तैयारी पूरी कर लेते थे, तैयारी पूरी करने के बाद वो फिर समाचार के रूप में अगर वो गया तो उसको करते थे। इसलिए वो प्रभावी रहा। पाठ्य पुस्तकों के रूप में भी जो हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला, जानकारी के रूप में भी जो हम लोगों के पास में आया, उस सब से हमें सीखने समझने जैसा है। आदरणीय सूरज भाई साहब, श्याम भाई साहब, और जैसा राकेश जी भाई साहब ने बताया था कि एक संस्था के तौर पर हम लोगों ने भी बचपन से देखा है, जितने भी पत्रकार निकल करके गए, तो भारत का बहुत बड़ा योगदान उसमें है, भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान उसमें है। हम लोग बहुत छोटे छोटे प्रेस विज्ञप्ति देने से लेके लगातार शाम को पहुँचते थे और कई वर्षों तक लगातार पहुँचते रहे। लोग बदलते रहे टेबल पे, लेकिन हम लोग जाते रहे, पहुँचते रहे, और हमेशा श्याम भाई साहब ने सबकी चिंता की, छतरपुर वालों की, चाहे वो भोपाल में रहने वाले हों, यहाँ रहने वाले हों या दिल्ली जाने वाले हों, तो उनका और उनके पूरे परिवार का, शुभ भारत परिवार का हम हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हैं। पटेरिया परिवार की तरफ से भी और रामू दादा के परिवार के एक सदस्य के नाते भी हम आप सभी का भी जो मंच पर विराजमान उपस्थित हैं, सभी को, बड़ों को हम प्रणाम करते हैं, और मंच के समक्ष भी जो हमसे बड़े यहाँ बैठे हैं उन सबको भी हम प्रणाम करते हुए अपनी बात को पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हमें और ज़्यादा पत्रकारिता के संबंध में सीखने समझने का अवसर मिलेगा।
माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान भोपाल की स्थापना, पत्रकारिता विषयक शोध और इतिहास प्रलेखन के प्रामाणिक प्रयत्नों तथा सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता के लिए श्री विजय दत्त श्रीधर जी को वर्ष 2012 में भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया। श्रीधर जी मध्य प्रदेश के पत्रकारों में वो पुरोधा हैं जो हमारे लिए हमेशा दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह प्रकाशमान रहे हैं, हमें रास्ता दिखाते रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा, विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो अपने अनुभव साझा करने की कृपा करें। भाई शिवराज पटेलिया कृष्ण को प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर थापड़ जी, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में पत्रकारिता के एक प्रामाणिक हस्ताक्षर के रूप में सभागत भाई एन के सिंह साहब, आज बुंदेलखंड की माटी के जिन वरिष्ठ पत्रकार का अभिनंदन किया गया है, जैसे आदरणीय रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, राजेश रावत जी, विभूति जी, पंकज जी, निगम जी, भरत जी, राकेश जी, श्याम किशोर जी, आप सभी मित्रों और ख़ास तौर से जगदीश तिवारी जी, जो उस छतरपुर घाट की लड़ाई के सबसे बड़े सिपाहियों में से एक थे। मित्रों, छतरपुर पत्रकार कांड का अर्थ केवल ये नहीं है कि इन लोगों ने क्या किया, उसका असली महत्व विश्वास है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी जिला दंडाधिकारी के खिलाफ न्यायिक जांच बैठी और उस न्यायिक जांच में जिला प्रशासन की पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर कलंक की एक छींट भी नहीं उठाई जा सकी। ये है उसकी बात। दूसरी बात यह है, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आसन पर अर्जुन सिंह जी विराजमान थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, जब हम लोगों ने उनसे कहा कि हमें यदि चोरी करके भी कोई रिपोर्ट प्राप्त करना हो तो हम चुराएंगे, लेकिन आपको बताएंगे नहीं हमने कहाँ से चुराई है, किसके माध्यम से चुराई, क्योंकि हमारी ये विरासत रही है, हमारा पुराना इतिहास है। और अर्जुन सिंह के जवाब ये था कि इस अधिकारी को तो सजा मिलना ही चाहिए जो इतना नाकाबिल है कि अपनी रिपोर्ट भी बचा के नहीं रख सकता। उस समय सुंदरलाल पटवा जैसे नेता प्रतिपक्ष थे, जिनके तीखे बाणों से विधानसभा में जब हलचल मची और उनका साथ दिया कपूरचंद बुवारा जी को, उन्हें भी याद किया जाना चाहिए। और तब अर्जुन सिंह जी ने विधानसभा के मंच से घोषणा की और अंतिमतः जो निष्कर्ष निकला वो ये है, दो उसमें से प्रमुख रूप से दो पक्ष सामने आए। एक तो लज्जू बाबू का नई दुनिया के संपादक श्री राजेंद्र माथुर का फोन आया कि तुम्हारे ये जो लड़के लड़ रहे हैं, इनमें आगे का पत्रकार बनने की इनमें तमन्ना है क्या? तो मैंने कहा सीधे संपर्क कर लीजिए, मुझे लगता है पत्रकारिता के तो कर ही रहे पढ़ने के साथ साथ। और उसमें सबसे पहले राजेश बादल, फिर शिवराज पटेलिया और फिर विनोद शर्मा, एक के बाद एक, तीनों एक साथ नहीं गए थे, एक के बाद एक गए थे वहाँ। तो ऐसे इनका कुछ सिलेक्शन ये हुआ। दूसरा, राज्य शासन के गृह विभाग ने सर्कुलर जारी किया और उसमें यह निर्देशित किया कि कभी पत्रकारों संबंध में कोई मामला आए तो उसके साथ बर्ताव कैसे किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कहीं किसी ने नोटिस को शिकायत दिखा दी या किसी ने प्रभाव डाल दिया और आपने जाकर बंद कर दिया, कार्रवाई कर दी। उसकी एक ब्रिटिश संबंधित प्रक्रिया भी राज्य शासन ने निर्धारित की थी और बहुत बड़ी सफलता थी, तो सारे देश में नजीर बनी थी। फिर तीसरा इसमें पक्ष आता है, जिस पक्ष को मैं हमेशा कहता हूँ, दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखना आसान है,
मध्य प्रदेश में बैठ के मुख्यमंत्री को कोसना आसान है, लेकिन जिले और कस्बों में बैठ के पटवारी और थानेदारों के खिलाफ लड़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पूरी कार्रवाई हो जाती है। हिंदुस्तान में असली पत्रकारिता यदि कहीं हो रही है तो हमारे गांव में हो रही है, हमारे कस्बे में हो रही है, क्योंकि यहाँ लोक लाज मौजूद है। जितना बड़ा दायरा होता जाता है उतना लोक लाज का बंधन खत्म होता जाता है, और लोक व्यवहार से लोक लाज जब खत्म हो जाती है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मैं आज फिर इस मंच से उस छतरपुर संघर्ष और उसकी सारी पृष्ठभूमि के साथ, उसके संस्थापकों के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े पुरस्कार मिले, बड़े बड़े समाजों को पत्रकार पुरस्कार मिले। यदि आप उनकी जड़ खोजेंगे तो आपको किसी गांव कस्बे के पत्रकार मिलेगी। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खबरें हैं तो शुभ भारत की अखबार जैसे अखबारों में छपी और लोग उनको नोटिस नहीं लिया, और वही खबर वही अखबार जब कहीं दिल्ली पहुंच गए, कहीं मुंबई पहुंच गए और वहाँ के पत्रकार ने उन्हें लाग बढ़िया से लखीधार भाषा में लिखकर प्रस्तुत कर दिया, तो वहाँ का लिखने वाला पुरस्कृत हो गया, यहाँ के अखबार किसी नाम ही नहीं लिया, यहाँ के पत्रकार को किसी नाम ही नहीं लिया। ये बहुत होता रहा है हिंदुस्तान में। अभी आप लोग यहाँ के लोग बहुत चर्चा कर रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि हमको भूगोल सिखाता है कि 9 ग्रह होते हैं, लेकिन एक 10वां ग्रह बहुत खतरनाक होता है जिसे सामान कहा जाता है, उससे ज़्यादा खतरनाक 9 ग्रह भी नहीं होते। एक यहाँ का एक 10वां ग्रह है जिसको मैं आज याद करना चाहता हूँ, वो है हरीश पाठक, वो इस छतरपुर के दामाद हैं। उन्होंने बहुत शानदार किताब लिखी है, राष्ट्रीय अखबारों आंचलिक पत्रकारिता, राष्ट्रीय अखबारों की आंचलिक पत्रकारिता, हाँ राष्ट्रीय पत्रकारिता। उसमें उन्होंने 15-20 उदाहरण तलाशे सारे। आज यदि लालू यादव जेल में बैठे हैं तो वो भी पटना के अखबार वालों का नहीं बैठे हैं, उसकी खबरें भी 4 घोटाले की थी जो गांव और कस्बे से हुई। जिस छतरपुर कांड में मतभेद का माथा ऊंचा किया था वो खबर छतरपुर से उठी थी। जिस मामले में 10 साल चौटाला जेल में रह के आया था हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो भी एक कस्बे से निकली थी। हमारी कस्बाई पत्रकारिता ने बहुत गजब का काम किया है, और हिंदुस्तान में परिवर्तन के बहुत सारे जिनमें नोटिस लिया गया, जिनमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुए लोग, वो हमारे ग्रामीण अंचलों से निकली है। मित्रों, अधिक न बोलते हुए केवल 2-3 बातें पत्रकारिता के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे जो पत्रकार साथी बैठे हों उनको शायद सूत्र के रूप में काम आ जाएंगी। हम लोग जब अखबार कहीं भाषण देने जाते हैं, पत्रकारिता कक्षाओं में, पत्रकारिता के सम्मेलनों में, तो लोग बड़े जोश से अखबार इलाहाबादी का एक शेर सुनाते हैं। वो शेर है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबले हो तो अखबार निकालो। ये शेर उन्होंने तब लिखा था जब हमारे यहाँ के पत्रकार आज़ादी की लड़ाई बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, और एक सर पे कफन बांध के पत्रकारिता कर रहे थे। तो एक राष्ट्रीय संघर्ष का आज़ादी की लड़ाई थी, उससे प्रेरित होकर के संदेश लिखा था। उन्हीं अखबार इलाहाबादी ने कई साल के अनुभव के बाद एक और शेर लिखा जो आज के लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है, और वो शेर ये था, बूट डासन में बनाया मैंने एक मजबूर का। जैसे आजकल इंग्लैंड के अपनी रिवाज का जूते बहुत चलते हैं, उस समय डासन कंपनी जूते चला करते थे। तो अखबार इलाहाबादी बाकी पत्रकारिता का हालात देख के लिखते हैं, बूट डासन में बनाया मैंने एक मजबूर लिखा, मेरा मजबूर चल न पाया उसका जूता चल गया। सोचना चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में पत्रकारिता जहाँ खड़ी हो गई है, खास तौर से प्रिंट मीडिया में तो अभी भी थोड़ी बहुत आबरू इज्जत बाकी है। हमारे टेलीविजन मीडिया ने तो बहुत सत्यानाश कर दिया है, और सोशल मीडिया का कोई ईमानदार है ही नहीं। उसमें तो चुटकुले चलते हैं, जिसके मन में जो आना वो कर रहा है, गाली गलौज चटकुले को। लेकिन सोचने की बात है कि जो प्रतिष्ठा हमने कमाई थी उसमें कमाई में 200 साल लगे थे, मिटाने में 10 साल नहीं लगे। क्योंकि हम लोग कहीं तारीफ करते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, लेकिन संविधान में 3 स्तंभ लिखे हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, चौथा स्तंभ तो है नहीं खबर पालिका। ये खबर पालिका को चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोक मान्यता है। आज़ादी की लड़ाई का हमारा बड़ा लंबा इतिहास है, जो कुर्बानियों का इतिहास है, क्या तपस्या का इतिहास है, प्रताड़नाओं को झेलने का इतिहास है। उस इतिहास के कारण हमको एक लोक मान्यता मिली। वो लोक मान्यता ये थी कि एक खबर पालिका 14 स्तंभ है। लोक मान्यता के साथ एक बड़ी झंझट है, बाकी 3 स्तंभ तो संविधान में लिख कर मिल गए, आपको प्राप्त हो गए।
और उनको जब तक संविधान बदला नहीं जाए, संविधान की काट नहीं देगा, तो तुम्हें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लोक मान्यता ऐसे खतरनाक मुकाम पर खड़ा स्तंभ है जहाँ लोग कहते हैं तुझको अगर निगाह से गिरने का शौक है, इतनी सी बात है, जरा मजबूर होके देख। हम लोग बहुत संकट में बात करते हैं, इस समय बाजार हमारे साथ में समाप्त है। बाजार तो बुरी चीज नहीं है, बाजार हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन बाजार समाज के सहायक और सेवक के रूप में अच्छा लगता है। दुर्भाग्य से आज बाजार हमारे सरवर स्वामी बन के लगना चाहता है, काफी हद तक लग गया है। तो खराब बाजार होना नहीं है, खराब बाजार हो जाना है। पत्रकारिता की संकट ये भी है कि पत्रकारिता बाजार होती चली है, उसकी भाषा देख रहे हैं, उसके हम विषयों का चयन देख रहे हैं, उनकी प्रस्तुतियाँ देख रहे हैं, उसकी रंगीनियाँ देख रहे हैं। ये पत्रकारिता के कलेवर को भी खराब कर रही हैं, उसकी प्रतिष्ठा को भी गिरा रही हैं। लोग अब कहने लगे हैं पत्रकारिता का प्रभाव तो बढ़ रहा है, लोग उसे डर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। 3 सूत्र हैं हमारे पुराण में दर्ज हैं, वो भी हम लोग अक्सर जब जिनके सफेद बात होकर भाषण देने बुलाते लोग, तो हम लोग अक्सर लोग गुमराह करते हैं, नहीं पीढ़ी गुमराह करते हैं। हम उसको नारद जी का नाम देते हैं, हाँ तो संजय का नाम देते हैं, लेकिन ये इतिहास दोस्त तो नहीं है, ये तो पौराणिक आख्यानों के चरित्र हैं। देवर्षि नारद सूचनाओं का संचालन करते थे, लेकिन उसकी शर्त थी, वो मनमानी नहीं करते थे, लोक मंगल के लिए करते थे। तो वो भले इतिहास के चरित्र नहीं है, पौराणिक आख्यान के चरित्र हैं, लेकिन उनका यह दृष्टांत कि जो भी करो सूचना का संकल्प, लोक मंगल उसका अनिवार्य तत्व होना चाहिए। दूसरा हम लोग संजय की बात करते हैं, वो भी पौराणिक चरित्र है। महाभारत के संजय जो नेत्रहीन धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में चल रहे महाभारत का आंखों का हाल हस्तिनापुर बैठे बैठे सुनाते थे। उन्हें कोई दिव्यदृष्टि प्राप्त नहीं थी, उनका अपने सूचना को कुछ तंत्र में विकसित किया होगा, लेकिन उनके लिए सीखने को सबक मिलता है। और वो सबक ये होता है कि संजय जब उन्हें आंखों देखा सुना रहे थे कुरुक्षेत्र का, तब ना तो उन्होंने कभी कौरवों को बख्शा, जिनके कि वो धृतराष्ट्र तो वो नौकर थे, लेकिन कौरवों को बख्शा नहीं। उन्होंने पांडवों को भी नहीं बख्शा और उन्होंने श्री कृष्ण को भी नहीं बख्शा, जिन्हें तब तक अवतारी पुरुष मान लिया गया था। आपने देखा बड़ा मशहूर एक कोटेशन जनता तवाई लिखा करते थे, सबकी खबर ले सबको खबर दे। ये संजय के दस्तार से मिल सकता है। ये दोनों दस्तार हमें भुला दिए, तो उसमें मेहनत लगती है, इसमें बड़ी कठोर श्रम लगता है, इसमें विवेक जागृत करना पड़ता है, तो ये तो हमने भुला दिया। हमने उसी महाभारत में हमने तीसरा दृष्टांत पकड़ लिया। वो दृष्टांत क्या है कि जब द्रोण के बाणों की वर्षा से पांडव सेना छत विक्षत होने लगी और लगा कि द्रोण आज विकराल रूप में है, महायोद्धा के रूप में है, आज वो सबको समाप्त कर देंगे, तो एक चाल चली गई। वो चाल ये चली गई कि जिसे लोग धर्मराज कहते थे, युधिष्ठिर के मुँह से ये कहलवाया गया अश्वत्थामा हतो। बहुत जोर से चिल्ला के बोला अश्वत्थामा हतो, और धीरे से बोला नरो वा पूर्वो वा। तो ये तो जोर से कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ये धीरे से कहा कि अब ये पता नहीं है कि नर अश्वत्थामा मारा है कि हाथी अश्वत्थामा मारा है। और द्रोण हद एक हताश हो गए, इन कर्तव्य विघ्न हो गए और उनका बंद कर दिया सबसे तुमने। ये हुई फेक न्यूज की जड़। आज भाई फेक न्यूज हिंदुस्तान में सारी दुनिया में, जब इराक का जो खाड़ी जो लड़ा जा रहा था, जब इराक के सद्दाम हुसैन को मार रहा था अमेरिका, तब यही फेक न्यूज चल रहा था। उसके पास कोई हथियार बड़ा न परमाणु हथियार मिले न रासायनिक हथियार मिले, लेकिन वो तेल के कुओं की लड़ाई थी, उसको मान के उन्हें कब्जा कर लिया किसी तरह। और अकेले वही नहीं होता, सारी दुनिया में हमारे यहाँ भी आज कदम कदम पर यही फेक न्यूज जो होती है, ये झूठ और प्रपंच की खबरें होती हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, वो हमारे हाथ से निकल रही है, हमारे पत्रकारों के हाथ से। इसको सोचने की जरूरत है, तो चिंता करने की जरूरत है। तो एक बार यदि आपकी साथ चली गई तो ये कभी लौट के नहीं आती है। और शिवनाथ पटेलिया के बारे में भी कहना चाहता हूँ। मेरे लिए वो
40 वर्ष छोटे भाई की तरह थे। और मैं सोचता हूँ कि सगा भाई भी इतना सम्मान देने में शायद कभी कहीं मुझे डर जाए, सोने का भी नहीं। लेकिन मुझे एक बात की तकलीफ है, वो तकलीफ ये है कि मैंने जब सूरजलाल से कहा कि किताबों की संख्या के चक्कर में मत पड़ो, तुम केवल एक काम कर दो तो हमारा हो जाओगे, वो है कि बुंदेलखंड का प्रामाणिक एनसाइक्लोपीडिया तैयार कर दो, क्योंकि तुम्हें वो दृष्टि है, तुम्हें वो क्षमता है, इस पर वो काम कर नहीं रहे। बहुत ज़्यादा लिखा भी था, ये कोई छप नहीं पाया। अब मुझे नहीं लगता कि वो किस स्टेज में है, उसको पूरा यदि किया जा सके, दूसरे साथ उसको पूरा करने की जिम्मेदारी ले लें, जहाँ तक पुकारे उससे आगे बढ़ाने की, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि बुंदेलखंड को कई शताब्दियों से केंद्रित किया जाता रहा है और ये जो दंड प्रक्रिया है लगातार मुझे चालू रहने वाली है, क्योंकि बुंदेलखंड के जो बड़े भारी अपराध थे, इसका एक अपराध तो ये है बुंदेलखंड का कि यहाँ स्वाभिमान बहुत तेज होता है और उस तेज स्वाभिमान के कारण 1857 के तो होता रहा कि यहाँ का बुंदेलखंड और 1842 में अकेला खिलाफ मुकाबला हो गया था और जिस तरह से संघर्ष किया गया था, उस संघर्ष के कारण अंग्रेजों को लगा था कि इस इलाके को दबा के रखना संभव नहीं होगा, तो इसके 2-3 जिसके टुकड़े हो सकते थे उन्होंने किए और यहाँ से जो हेड क्वार्टर था और सागर से उठा के जबलपुर भेज दिया। तब से जब आप बुंदेलखंड आते उत्तर प्रदेश में आया, मध्य प्रदेश में एक ऐसा। और इसका दूसरा अपराध ये कि खनिज संपदा से माला माल है, तो खनिज संपदा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट, जो निहित स्वार्थ, जिसका एक बहुत बड़ा दुष्चक्र होता है, उसमें कारोबारी भी होते हैं, उसमें अफसर साहब भी होते हैं और उसमें नेता भी होते हैं। इनका जो गठजोड़ बनता है, ये सोचता है कि ये राजधानियों के पकड़ से दूर रहे तो अंधेरे में दिया जाए, हम जो चाहे कर सकते हैं। बुंदेलखंड का एक अपराध नहीं है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि बुंदेलखंड को कैसे उसके वास्तविक जिसका वो हकदार है, राजेश्वर बुंदेलखंड को स्वयं अपने आप में स्वतंत्र राज्य होना चाहिए था, उसके लिए कहीं बात करना शुरू करिए। लेकिन मुझे लगता है शायद एक चक्कर उसमें यही पड़ता होगा कि टकराव में अहंकार के लिए ज़्यादा हो जाती है, एक साथ बैठ की बात हो नहीं पाती है, उससे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए तो कुछ बात करें। एक और पटेलिया ने नाम कमाया, संबंध कमाए। अब पता है कि अखबार में पटेलिया आदि लोकमत समाचार उसकी कापियाँ भोपाल नहीं आती थी, वो केवल महाराष्ट्र से लगी हुई पट्टी वाले स्थानों में भी जाता है। लेकिन उस लोकमत समाचार को भोपाल का हर महत्वपूर्ण आदमी जानता था, जिसमें कोल्ड समाज होती थी, और अखबार के नाते नहीं जानता था। उस अखबार का जो चेहरा था सूरजलाल पटेलिया, वो सवेरे से मोबाइल शुरू हो जाते थे और सवेरे से यहाँ से निकल पड़ते संपर्क करते। वो पत्रकार की बहुत बड़ी देन है कि यदि आप लोग संबंधों को निर्वाह करना सीख लें, संबंध बनाना सीख लें, तो आपके समाचार के सूत्र बने रहेंगे, आप अपने अखबार की, अपने समाचार पत्र संस्थान की पहचान बने रहेंगे। वो एक बहुत बड़ा गुण सूरजलाल पटेलिया में था। उन्होंने धन नहीं कमाया, नाम कमाया, यश कमाया, रिश्ते कमाए और कभी कभी परेशान होकर अपने घरेलू परेशानी बताते थे। मुझे लगता है इन 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उसके पैरों में बहुत छाले हैं, कम वक्त उसूलों पर चला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस के स्थानीय संपादक रहे हैं, दैनिक भास्कर के स्ट्रीट हेड रहे हैं और 14 साल तक इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा आप नई दुनिया, हितवाद, पीपल्स समाचार और प्रतिपक्ष जैसे समाचार पत्रों के साथ जुड़े रहे हैं। आपने रविवार, संडे और जनसत्ता जैसे पत्रिकाओं के लिए भी महत्वपूर्ण लेखन किया है। भोपाल गैस त्रासदी पर BBC की एक फिल्म की पटकथा आपने लिखी थी और उस फिल्म को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में स्वर्ण पदक मिला। करीब 38 साल से भोपाल आपकी कर्मभूमि है। ऐसे पत्रकारिता के पुरोधा को मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ कि वे हमें अपने अध्यक्ष महोदय, अध्यापक साहब, कुलपति महाराजा किशोर अग्रवाल जी, जिनको अगर हम कहें किशोर भारत जो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है उसके वो प्रिंसिपल हैं, ये सारे छात्र जो है यहाँ पे विभूति शर्मा जी,
राजेश बादल जी, पंकज चतुर्वेदी जी और सारे हॉल में मौजूद यहाँ पे सारे लोग। मैं बहुत ही मतलब असहज हो जाता हूँ किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलते हुए और जिनके बारे में सचमुच में यकीन नहीं होगा कि वो हमारे बीच में नहीं है। जब वो गए उस समय वो अपनी पत्नी, जैसा कि राजेश ने कहा कि वो राजेश ने अभी श्रीधर जी ने कहा कि वो उनका अखबार यहाँ नहीं दिखता था, अखबार आता नहीं था, इसके बावजूद वे मध्य प्रदेश पे जब गए हैं अपने हम लोगों के बीच से गए हैं तो मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल जर्नलिज्म में सबसे ऊपर थे। तो अगर सबसे ऊपर किसी का नाम आता था, कोई ढूंढता था यहाँ पे मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जिसको नॉलेज है, जिसको सबसे जानकारी है और जो अपनी विचारधारा को अलग रख के निष्पक्ष होकर के लिख सकता है, उसमें सबसे ऊपर शिव अनुराग कटेरिया जी का नाम आता था। किताबें लिखने की क्षमता तो उनकी अद्भुत थी। मतलब उन्होंने जितनी किताबें लिखी, शुरुआत में मैं उनसे फोन करके मजाक किया करता था कि कितने नंबर की किताब आ गई। अंत में होता होता ये आया कि आज ही प्रखर से बात हो रही थी, मुझे लगा था कि वो 25-30 किताबें होंगी। प्रखर बता रहे थे कि 42 किताबें तो उनकी आ चुकी हैं और 2-3 किताबें जो है वो तैयारी में, 4 किताबें तैयारी में। तो ऐसे शिव अनुराग कटेरिया जी की स्मृति को नमन करते हुए और विभूति शर्मा को ये बताते हुए कि मैं बोलने में उनसे भी ज़्यादा अच्छा हूँ, तो उसका तरीका मैंने ये ढूंढा है। मैं कई बार अपने नोट्स कुछ बना करके ले आता हूँ और फिर अपनी बात शुरू करता हूँ। आज जब इस हॉल में मैं आ रहा था तो एक ज़माना गुजर गया, मतलब 40-42 साल हो गए। आप सारे लोगों से मिल के, आप लोगों से बात करके वो स्मृतियाँ मुझे ताज़ा हुई। जब 40-42 साल पहले मैं यहाँ आया था और एक केस यहाँ हुआ था जिसका अब शुरुआत में ही, कार्यक्रम के शुरू से ही इसका बार बार जिक्र हो रहा है। तो छतरपुर के कलेक्टर के जो दमनकारी रवैया था, लिखा गया था ये सारे अखबारों में, उसके फ्रंट पेज पे यही लिखा गया था। उसके खिलाफ एकजुट होकर के ज़्यादातर पत्रकार यहाँ पे और जो लोग स्वस्थ पत्रकारिता में यकीन करते हैं, उसको बढ़ाना चाहते थे, ऐसे सारे नागरिक मिल करके उन्होंने बड़ी एक जीवन की लड़ाई में उस समय आया था। छोटे शहरों का जिक्र भी काफ़ी श्रीधर जी ने किया है और आंशिक पत्रकार संघ ने उसके इसमें काम भी किया है काफ़ी। यहाँ पे उसके हाल से हम सब, मेरे से ज़्यादा तो आप लोग वाकिफ हैं। कई कलेक्टर और एसपी जो हैं, जो भी हों, वो अपने आप को जब एक जिले में होते हैं तो वो अपने आप को समझते हैं कि वो स्वयंभू हैं, वो अपने आप को एक तरह से खुदा समझने लगते हैं। और इस तरह की लड़ाई के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विगत है जो इन सारे लोगों से जो हमारे सामने बैठे हैं, कुछ हमारे मंच पे विराजमान हैं, उन्होंने दिखाया उसमें मुझे इस ऐतिहासिक लड़ाई के बहुत से योद्धा अभी भी उनसे मैं मिला तो हॉल में भी मौजूद हैं, मंच पर भी विराजमान है। सबके अगर मैं नाम लूँगा तो भाषण बहुत लंबा जाएगा। 1988 में छतरपुर आया था। अखबार की कतरन जो है मैंने आज भी संभाल के रखी है अपने क्लिपिंग्स में। फ्रंट पेज पे हमने काफ़ी लंबी खबर छापी थी। इंडियन एक्सप्रेस के सारे कई संस्करण निकलते थे, उसके 18-20 संस्करण थे तब भी, तो सारे संस्करणों में उसको बहुत प्रमुखता से छापा। खबर के साथ एक हमने शिव भारत की और दैनिक राष्ट्रगंध की और भी अखबार की 24 फरवरी के अंक की फ्रंट पेज की तस्वीर छापी थी। इन दिनों में तीनों अखबारों ने अपना पहला पेज जो है वो खाली छोड़ दिया था और खाली छोड़ के विरोध दिवस मनाया था। ये याद है राष्ट्रगंध का अनाउंसमेंट ये आंचलिक पत्रकार संघ की तरफ से छपा था और इस संस्था को जैसा हम सबको मालूम है, श्रीधर जी ने बहुत जतन के साथ खड़ा किया है और उसने आंचलिक पत्रकारों की स्थिति सुधारने में, उनके संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान दिया है मध्य प्रदेश में। बात की घटनाएं आपने सुनी है, जुड़ती से भी सुनी और काफ़ी वो इतिहास बन चुकी हैं, श्रीधर जी ने भी बताया हमें। तो उसमें सब लोगों ने मिलके, नागरिकों ने, स्वस्थ पत्रकारिता में यकीन रखने वाले नागरिकों ने और पत्रकारों ने मिलकर एक ऐतिहासिक विजय हासिल की। कटेरिया जी से मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि कटेरिया जी से मेरी पहली मुलाकात उसी दौरान हुई थी और यहीं हुई थी, इसी शहर में, जब ये लोग सारी इस लड़ाई को लड़ रहे थे।
मैं पत्रकारिता के बारे में जो बोलना चाह रहा था वो ये था कि पत्रकारिता का मूल चरित्र मुझे लगता है, और वो छतरपुर कांड से जुड़ा हुआ है, कि पत्रकारिता का मूल चरित्र सत्ता विरोधी होता है। अक्सर आपको दिखेंगे पत्रकार जो है सत्ता से कहीं भी, छोटी जगह पे रहने वाले भी, बड़ी जगह पे भी कर सकता, तो सत्ता से 2-4 हाथ करते हुए दिखाई दे जाएंगे। पूरी दुनिया में यही होता है। किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाली कौमों में सबसे पहले ये कौम जो है, ये हमारी जमात है, तो ट्राइब कहते हैं कई लोग, वो सामने आती है सबसे पहले। दूसरी तरफ आप सत्ता को देखें, अगर पत्रकारिता का मूल चरित्र सत्ता विरोधी है तो सत्ता का मूल चरित्र क्या है? उसका मूल स्वभाव निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ होता है। हमेशा सत्ता का किसी भी देश में देखें, किसी भी काल में देखें, आप सत्ता में जब बैठे ज़्यादा लोग जो हैं चाकू काटना भी पसंद करते हैं, सबको हमको मालूम है। मैं इसमें किसी खास पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैंने 5 दशक से ज़्यादा इस पेशे में गुजार दिए हैं, और यही है कि किसी पार्टी को अपनी आलोचना जो है, कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को अपनी आलोचना जो है कम टॉलरेट करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ज़्यादा टॉलरेट करते हैं। पर मेरा अनुभव और आप सबका भी अनुभव शायद यही रहा होगा कि अपनी आलोचना बर्दाश्त करने वाले और नेता, अफसर ऐसे लोग बहुत कम ही नजर आते हैं। सरकारें जो हैं वो हमेशा मीडिया को एक लाइन में, वो उनके पक्ष में खड़ी दिखाई पड़े, ऐसी कोशिशें करती रहती हैं सारी सरकार। मुझे लगता है कि पिछले 6-7 सालों में बादल जी ने उसका जिक्र किया था, ये कोशिशें और तेज हुई। जैसे एक बार बार हो रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है कि सरकार ने अपनी विज्ञापन नीति को संपादकीय पॉलिसी से लिंक कर दिया है। अगर आप सरकार से असहमत हो तो आपके विज्ञापन बंद हो सकते हैं। अब इस पर तर्क तो ये भी दिया जा सकता है कि ये सरकार के विज्ञापन सरकार चाहे जिसे दे, उनका आपकी सरकार का पैसा है, उसका बजट है। लेकिन मुझे लगता है कि वाकई सरकार का पैसा है या नहीं है, इस पर बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है विज्ञापन पे जो धन खर्च होता है वो सार्वजनिक धन है, वो जनता का पैसा है। हम सब एक एक नागरिक को खून कर पसीने की कमाई देते हैं, टैक्स देते हैं, उससे वो पैसा आता है। तो इस पैसे का इस्तेमाल केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है किसी वाद के खिलाफ, किसी चैनल के खिलाफ, किसी मीडिया के खिलाफ, कि वो असहमति की आवाज़ बनकर के उभरा है। मीडिया के तबके का ये कहना है कि सरकार जो है निष्पक्ष पत्रकारिता का गलत होने लगी, और सरकार के खिलाफ जो चैनल हैं या अखबार हैं या वेबसाइट्स हैं जो अप्रिय तथ्यों को उजागर करते हैं, उनके विज्ञापन बंद हो जाते हैं, आज़ादी के तरह से लोग करते हैं। लेकिन इस मामले को थोड़ा गहराई से देखने की जरूरत है। थोड़ा कंट्रेरियन में बात करना चाहूँगा कि क्या ये सच है, क्या इस पर सोचने के लिए एक तथ्य तो ये है कि इसी मंच से आप सबके सामने मैं ये बात जो कई लोगों को कड़वी लग रही होंगी वो मैं सुना पा रहा हूँ, और मैं ये कहने के लिए आज़ाद हूँ। हम कम से कम ये सब छाप सकते हैं, अखबारों में छाप सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं हो तो सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे एक अपना छोटा सा चैनल बना करके उसके रूप में सार्वजनिक रूप से बोल सकते हैं। इसकी आज़ादी तो हमें कम से कम अभी है। लेकिन मुझे याद आता है, 1 महीने बाद आने वाला है उसका भी समय, आपातकाल की याद आती है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने दौर देखा होगा, वो दौर देखा होगा, और कुछ लोग खास करके जो लोग 75 के बाद जिन्होंने जर्नलिज्म चालू की है, उनको वो दौर याद नहीं था। मैंने उस दौर को भुगता है और मैंने उस दौर को बहुत अच्छी तरह से देखा है। उस दौर को थोड़ा याद करने की कोशिश करें, आपातकाल के दौर की शुरुआत में। मतलब अभी इस हॉल में बैठे कुछ युवा लोगों को वास्तव में पत्रकारों को यकीन नहीं होगा। आपातकाल में एक चीज आई थी, प्री सेंसरशिप। मैं खुद अगर कोई लेख लिखता था, अनुभव रहा है मेरा, या खबर लिखता था, तो उसको मुझे भोपाल में पीआईबी का ऑफिस हुआ करता था। उस पीआईबी के ऑफिस में एक सिंघल साहब थे जो अधिकारी थे वहाँ पे, उनको चीफ सेंसर बना दिया गया था। तो उस पीआईबी के ऑफिस में जाकर मुझे वो जो है अपनी खबर या अपना लेख जो है उस पर वो कलम लेके छाट करते थे, संपादक नहीं करता था। सेंसर जो सेंसर बैठा हुआ था
वो बैठा था आपातकाल में, आपकी खबर क्या छपेगी क्या नहीं छपेगी, वो उसमें दस्तखत करते थे और अपनी मोहर लगाते थे PIB CS सेंसर। तो चाहे तो कई बार पूरा का पूरा लेख ही मेरे सामने ही कूड़े की टोकरी में डाल देते थे। उनकी मोहर के बिना कुछ भी नहीं सोच सकता था। मैं उन दिनों हितवाद में काम करता था। हितवाद आप लोगों को मालूम है कि विद्याचंद्र शुक्ला जी का अखबार था। केंद्र सरकार में उन दिनों आपातकाल में बड़े पावरफुल मंत्री थे। सूचना प्रसारण मंत्रालय उनके पास था, लेकिन हमको भी अपना पेज पास करने के पहले सेंसर से छापने के पहले सेंसर से पास करवाना पड़ता था। कई दफा मैं नाइट ड्यूटी पे होता था उन दिनों आपातकाल में। रात को सिंघल साहब आते थे और हमें उनको पेज प्रूफ दिखाना पड़ता था। कई बार पेज पे लगी हुई खबर को काटते थे और उस पर अपनी बेशकीमती मोहर लगाते थे और उसके बाद उनका फैसला जो उस समय अंतिम होता था। बाद में वो दौर आया कि सेंसरशिप खत्म हो गई, मैं नई दुनिया में आ गया था। मुझे याद है कि हम लोग आमतौर पे सरकार की किसी भी नीति की सीधी आलोचना करने में बसते थे। कई दफ़ा हमने नेहरू जी के या गांधी जी के संपादकीय पेज पे काम करता था उन दिनों। नेहरू जी के या गांधी जी के कोटेशंस लेकर के, उद्धरण लेकर के, उनकी किताबों से, उनके भाषणों से, पुराने भाषणों से चीज़ें लेकर जो सामयिक मौजूद हों उनको हम लोग छापा करते थे, ताकि सरकार उस पर आपत्ति नहीं कर सकती कि नेहरू जी के भाषण को कौन आपत्ति करेगा। आपको ये भी याद होगा कि शायद सरकार के कोई आलोचक जर्नलिस्ट केवल आलोचना की वजह से वो ऐसी जर्नलिज्म करते थे जो सरकार की आलोचना करते होते आलोचक। तो ऐसी जर्नलिज्म करने की वजह से कई जर्नलिस्ट, कुलदीप राय का नाम सबको जल्दी ही याद आ जाएगा, वो जेल पहुंच गए थे। जो बाहर थे और निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहते थे, उनके तलवार हमेशा लटकती रहती। मैंने वो काला दौर देखा है अच्छी तरह से। इसके जब मुझे कोई कहता है कि पूरा टेस्ट की आज़ादी का गला घोट दिया गया है, या हमें काम करने की आज़ादी नहीं बची है, या अपरोक्ष आपातकाल आ गया है परोक्ष रूप से, वो बात मेरे जैसे आदमी के दलित बहुत आसानी से नीचे नहीं उतरती। वैसे मीडिया का परिदृश्य आप देखें तो इसका जिक्र भी यहाँ हुआ है, बहुत भयावह दिखता है। पत्रकार खुद खेमों में बट गए हैं। मोदी मीडिया कहकर अभी कहा भी गया। सरकार के ज़्यादातर आलोचक पत्रकारों का ख्याल है कि ज़्यादातर मीडिया में मोदी मीडिया हो गया है, तो सरकार के गोद में बैठा है। और विरोधी खेमे का ये ख्याल है कि जो लिबरल पत्रकार हैं वो महज राजनीतिक कारणों से सरकार की आलोचना करते हैं। जिससे हम आप मोदी मीडिया का नाम दे रहे हैं, वो मैं ये कहना चाहूँ वो हर दौर में रहा है। सरकार की गोद में बैठने वाले पत्रकार आपको, जब आप लोग लड़ाई लड़े थे उसमें भी, 76 में भी थे और बाद में आपातकाल में भी हमने देखा है वो दौर, उसमें भी ऐसे पत्रकार थे। लालकृष्ण आडवाणी के सूख से उत्पत्ति है इमरजेंसी के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी थी, बिजनेस डायरी। उसमें उन्होंने लिखा था कि जब उन्हें छुट्टियाँ कहा गया तो वो रेंगने लगे। तो उस तरह के पत्रकार जो है वो हमेशा रहे। मैं उस जमाने में वर्किंग जर्नलिस्ट मूवमेंट में एक्टिव था। सीहोर में, आज सीहोर में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, वर्किंग कमेटी में। तो जब हम लोग मीटिंग के लिए पहुंचे तो कलेक्टर साहब का वहाँ पर फरमान आया कि हम लोगों को उस मीटिंग में 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में प्रस्ताव पारित करना है, उसके पक्ष में, कि हम उसका स्वागत करते हैं। अब 20 सूत्री कार्यक्रम, पत्रकार, क्या लेना देना उससे, लेकिन वो प्रस्ताव, वो हमें कहा गया, वो प्रस्ताव बाकायदा यूनियन में आया और आज भी 45-46 साल हो गए हैं, आज भी आपको ये बताने में मुझे शर्म आ रही है, वो प्रस्ताव पारित। 2 लोगों ने वहाँ से वॉकआउट किया था। एक सूरज पोद्दार थे, बाद में उस देश के संपादक हो गए थे, उन दिनों बाद नहीं काम करते थे शायद, हमारे साथ वॉकआउट किया था। जब हम लोग बाहर निकले तो CID वाले आ गए, वो पूछने के लिए नाम पता और नोट, बाकायदा नोटबुक लेकर के हम लोग का नाम पता उन्होंने उसकी मीटिंग के बाहर ही उन्होंने हमारा नाम पता नोट किया हम लोग का।
पत्रकारों के लिए ना जो लोग 20 सूत्री कार्यक्रम के पक्ष में प्रस्ताव लाए वो अभी हमारे बीच में है, और अब जो वो हैं वो आज़ादी के नाम पे इसी सरकार को बहुत जम के भरोसा नहीं कि आज़ादी जो है छीन ली जाना पूरी तरह से। आज तो कम से कम इस दौर में इतना है कि मैं ये सब बातें बोलूँगा जो किसी को अप्रिय भी लगेंगी, तो कम से कम मुझे इतना भरोसा है, मैं जब बाहर निकलूँगा इस हॉल से तो कोई CID वाला कहीं लेकर के नहीं आएगा, पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है वगैरह। तो फैज साहब के शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो अभी भी हमारे लब जो है हमारे लब आज़ाद हैं। सरकार के आलोचक जो हैं वो मीडिया संस्थानों पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे जो चाहें लिखने के लिए आज़ाद तंत्र हैं। इतना मुझे इतना ही कहना था, और आप सबने मुझे बहुत सुनने का, मुझे बोलने का मौका दिया और सुना, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आकाशवाणी में ऑडिशन देने के लिए गई तो जो स्टेशन डायरेक्टर थे उन्होंने पूछा कि आप 20 सूत्री लोकगीत सुनाइए। बोले कि मुझे 20 सूत्री लोकगीत तो नहीं आता। बोले 20 सूत्री गजल सुना दीजिए। कोयल बड़ी मायूसी से बोली कि गजल तो 20 सूत्री मैंने सुनी भी नहीं है और मुझे आती भी नहीं है। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि भाई इसके अलावा हम कुछ भी सुनाने के लिए अधिकृत नहीं है। हालांकि कोयल बहुत अच्छे मीठे सुर में गाती थी, बहुत सारी चीजें गा लेती थी, लेकिन डायरेक्टर ने उनको अनुत्तीर्ण करके और बाहर भेज दिया। जब वो बड़ी निराश होकर आकाशवाणी के गलियारे में जा रही थी तो देखा कि 50 कौवे 20 सूत्री कोरस रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सिंह साहब ने वो स्मृतियां याद दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो सूत्र हमें दिए हैं जो जीवन के लिए, न केवल पत्रकारिता के लिए, जीवन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अपने नगर के लोकप्रिय कुलपति प्रोफेसर CR ठाकुर साहब को आमंत्रित करता हूँ, जो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आदरणीय KN सिंह साहब, पूर्व संपादक इंडियन एक्सप्रेस एवं हिंदुस्तान टाइम्स, मुख्य वक्ता मुझे आशीर्वाद जिनका प्राप्त है, जिनका मेरे को सम्मान, जिनका स्नेह मुझे मिलता रहा है, जिनकी स्पर्श, जिनकी नज़रों से मैं जो कुछ भी बन सका आपके कारण है, ऐसे आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी, संस्थापक माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय शोध केंद्र, राष्ट्रीय संयोजक आंचलिक पत्रकार संघ, हमारे बीच में जड़िया जी को आना था, वो किसी कारणवश नहीं आ सके, हम उनको भी याद करते हैं। हमारे आदरणीय बादल जी, जिनसे मैं बहुत लंबे समय से परिचित हूँ, मैं उज्जैन में भी आपके आयोजन करा चुका हूँ। हमारे वरिष्ठ बुंदेली कवि, हम सबके प्रिय आदरणीय राजेश बादल जी, पूर्व संस्थापक संपादक राज्यसभा TV के श्री विभूति शर्मा जी, जिनको मैंने अभी सुना, जिनसे मैं जुड़ा हूँ। आदरणीय गुप्ता जी, जिनका कि आज हमने सम्मान किया है और हम खुद उनका सम्मान करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, हमारे प्रिय और आदरणीय भरत पाठक जी, प्रखर जी, और इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय तिवारी जी, सखदेव पटेलिया जी, लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की गरिमा बरकरार रखने के लिए सदैव पत्रकारों के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक और बहुत कुछ।
पटेरिया जी इस तरह चले जाएंगे, इसके लिए हम सब तैयार नहीं थे। फिर भी वो अनंत यात्रा पर चल दिए, जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता है। पत्रकारिता और सिर्फ पत्रकार जगत के लिए ही बने थे, ऐसे पटेरिया जी को हम नमन करते हैं। सरलता, सौम्यता, विनम्रता की त्रिवेणी एक कुशल कलमकार ने अपनी सांसों और कलम को अलविदा कह दिया और आज शून्यता है, रिक्तता है। आदरणीय पटेरिया जी पत्रकारिता जगत के महान विद्वान थे। सतही, क्षणिक, सनसनी से विलक, संदर्भों से समर्थ, तथ्यों के पूर्णता प्राप्त, शाब्दिक शालीनता के साथ आगाह करने की मीठी और करारी चुभन देने में पारंगत थे। वे अलग ही रंग के पत्रकार थे। आत्मीयता, मैत्री उनकी विपुल लोक पूंजी थी। अपनी सजगता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं अनुशासन का पाठ हम सबको सिखाया। देश के लिए अपने आप को समर्पित करने का जज्बा हम सब में होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सदा कहा है। पत्रकारिता में अच्छे कर्मों के लिए उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 3 दशक तक आप कार्यरत रहे। इस दौरान नई दुनिया, जनसत्ता, चौथा संसार, ITV, जन्मभूमि और दैनिक नई दुनिया जैसे महत्वपूर्ण पत्रकारों में बड़े पदों पर आसीन रहे। आपकी अनेकों पुस्तकें हैं जिसके बारे में अभी चर्चाएं की थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय पटेरिया जी भूगोल से लेकर प्रदेश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की सहित विभिन्न विषयों के गहरे जानकार थे। पत्रकारिता की नई पौध को तराशने में उनका योगदान था। प्रदेश के बजट से लेकर अर्थव्यवस्था के वे गहरे विश्लेषक थे। सर सिद्धार्थ जी के आशीर्वाद से, पटेरिया जी के सानिध्य के कारण हमने विश्वविद्यालय में कुछ करने का प्रयास किया, उसको विकास करने की कोशिश की है। हमारा विश्वविद्यालय जो कि शिशु अवस्था में था वो कुछ घुटनों पर चलने लगा है। हमारी अध्ययनशालाएँ बन गई हैं, पूरे संभाग में शोध केंद्र प्रारंभ हो गए हैं और ये सारा कुछ हमें आपके मार्गदर्शन, आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हर व्यक्ति में बुराई और अच्छाई होती है। बुराइयों को दूर करें, अच्छाइयों को पहचानें। हर किसी के अंदर अपनी ताकत होती है और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं हो सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। मनमुटाव और नदी का उद्गम बहुत छोटा होता है, किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं विशाल रूप ग्रहण करता है, धारण करता है। इसलिए मनमुटाव कदापि नहीं होना चाहिए। माफ करना और माफी मांग लेना, ये सब तो आना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के बाद एक सच्चा किस्सा है। मैं पटेरिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। नाइजीरिया अरबपति फेमी ओटेडोला की रेडियो वार्ता में उनसे पूछा गया कि आपको सबसे अधिक खुशी कब प्राप्त हुई। तो फेमी ने कहा कि मुझे 4 चरणों में सबसे अधिक प्रसन्नता प्राप्त हुई। पहला था जब मैंने धन और साधन संचय किए, मुझे खुशी प्राप्त हुई। दूसरा था कीमती सामान और वस्तुओं का संग्रहण किया, खुशी प्राप्त हुई, असर आइस्ताई। तीसरी खुशी उन्होंने कहा कि मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति 95% मेरे पास थी। अफ्रीका और एशिया में सबसे बड़े पौध का मैं मालिक था, मुझे खुशी मिली। फिर उनके एक मित्र मिले, उन्होंने कहा कि क्या आप 200 विकलांग साइकिल दे सकेंगे क्या? तो उन्होंने मामूली बात की, उन्होंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने
विकलांग साइकिलें उपलब्ध कराएं। तो मित्र ने कहा कि ये आप स्वयं अपने हाथों से हमारे छोटे छोटे विकलांग बच्चों को दें। तो फिर भी उस कार्यक्रम में गए, उन्होंने वो विकलांगों को बच्चों को साइकिलें दी। बच्चे लोग खूब खुशी से झूम गए, यहाँ वहाँ साइकिल चलाते रहे और उनकी खुशी का, उनके बच्चों के चेहरे की खुशी पर एक अजीब सी चमक थी। फैमिली ने कहा कि मेरे अंदर असली खुशी आज महसूस कर रहा हूँ। जब वो जाने लगे तो एक बच्चे ने उनकी कान पकड़ ली। फैमिली ने कहा बच्चा कुछ और चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ, आपके चेहरे को याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब कभी मैं स्वर्ग में मिलूँ तो आपको मैं एक बार और धन्यवाद दे सकूँ, आपको याद कर सकूँ। तो ऐसे ही हमारे पटेलिया जी हैं, जिनको हम सब सदा याद करना चाहते हैं, सदा उनको हमारे उनके चेहरे को हम अपने आंखों में, अपने हृदय में बसाए रखना चाहते हैं। आपके जाने से बुंदेली और बुंदेलखंड को बहुत नुकसान है। पटेलिया जी के प्रति श्रद्धांजलि शब्द का इस्तेमाल अत्यंत पीड़ादायक है। सत्य को कौन झुठला सकता है? वे अब नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। मैं अग्रवाल जी, मैं पाठक जी और पूरी सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने ये अवसर चुना, हम सबको पटेलिया जी को याद करने का अवसर मिला, हमारे इतने प्रबुद्ध जनों के दर्शन हुए। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय। अब आयोजन के अगले चरण के लिए मैं भाई श्याम किशोर अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे कुलपति महोदय को वेट करें। श्री भरत पाठक जी, राजेश बादल जी को स्मृति चिन्ह नितिन अग्रवाल प्रदान करें। श्री पंकज चतुर्वेदी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं विभूति शर्मा, उपस्थित हैं करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं दिलीप सोनी जी को। चौहान जी को आमंत्रित किया जा रहा है। कृपया पधारे श्री अजय वर्मा, संचालक जनसंपर्क। श्री अजय वर्मा जी से निवेदन है कि वो कृपया स्मृति चिन्ह ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारने का कष्ट करें। श्री पुष्पेंद्र सिंह जी को आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल्याण सिंह चौहान जी से निवेदन है और अब क्लिक कर लो फोटो। आभार प्रदर्शन के पहले श्याम किशोर अग्रवाल जी को। जब भी हमें यहाँ के पत्रकारों को कभी कोई समस्या आई, उसमें हमेशा खड़े रहे हैं। हम श्रीधर जी का आभार व्यक्त करना बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि हम तो उन्हें अपना परिवार ही मानते हैं। श्रीधर जी हमेशा हम चाहते हैं कि श्रीधर जी हम लोगों के ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रहें और हमें मार्गदर्शन देते रहें। राजेश भाई, विभूति भाई से क्या कहें, वो तो हम अपने ही हैं। अब उन्हें ना हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, ना उनको
धन्यवाद दे सकते हैं। कुलपति जी जरूर एक फोन पर की सुविधा पर यहाँ पर पधारे, इसलिए हम विशेष तौर से हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इसको स्वीकार किया और आज यहाँ पधारे। हमें बड़ा कष्ट हो रहा है कि आज पुष्पांजलि कार्यक्रम में हम आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हमें सबसे बड़ा कष्ट इस बात का नहीं है कि ये आयोजन हो रहा है, कष्ट इस बात का है कि आयोजन पुष्पांजलि कार्यक्रम के लिए हो रहा है और हम अपने छोटे भाई कहें, मित्र कहें, शुभचिंतक कहें, जो भी कहें वो कम है, सेवालाल पटेरिया के लिए ये कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन याद करना था, कोई ना कोई बहाना चाहिए था, तो अब इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि हम पुष्पांजलि कार्यक्रम रखें। लेकिन हमें कष्ट इस बात का है कि हम पटेरिया जी की पुष्पांजलि कार्यक्रम रख रहे हैं, इसका हमें अत्यंत दिल से बहुत ज़्यादा कष्ट है। हम नहीं चाहते थे कि ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन बार बार याद आता था कि हम पटेरिया जी को कैसे याद रखें, कैसे अपने साथ जोड़े रहें, अपने जीवन में सतत उनके संपर्क में रहें, चाहे वो आज हमारे बीच में भले ना हो, लेकिन हमारे दिल में तो हैं और रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को हम कैसे याद करें, इसलिए हमें मजबूरी में ये पुष्पांजलि कार्यक्रम करना पड़ा। खैर, विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है, ईश्वर को जो मर्जी की वो हुआ, लेकिन कष्ट अत्यंत है और उसको प्रकट करना भी असंभव है। और हम नहीं चाहते कि भविष्य में हमें अपने रहते हुए किसी की पुष्पांजलि कार्यक्रम आए। हंसी खुशी जिस तरीके से अपन जीवन जीते रहे हैं वैसे जिए। 80 की 82 की सब बातें होती रही, ये सब बातें होती रहेंगी, हुआ है वो अलग बात है, लेकिन जो एक पत्रकारिता की जड़ यहाँ पे थी वो निश्चित रूप से आप लोगों की वजह से ही इस बड़ी लड़ाई में सफलता प्राप्त की। उसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय विजेंद्र श्रीधर जी को और NK सिंह साहब को है। NK सिंह साहब की रिपोर्ट में प्रेस काउंसिल में स्वतः संज्ञान लेकर इस प्रकरण को लिया था। और इतना ही नहीं, सिंह साहब की रिपोर्ट से हमारा अखबार और हमारा नाम, पटेरिया जी का नाम, छतरपुर की प्रेस का नाम दुनिया में फैला। हमको ऐसा बताया गया है कि यह रिपोर्ट NK सिंह साहब के बाद वाशिंगटन पोस्ट तक में भी इसका प्रकाशन हुआ है। तो हम ये पत्रकारिता अकेली श्याम अग्रवाल की लड़ाई नहीं थी, शुभ भारत की लड़ाई नहीं थी, यहाँ की पूरी पत्रकार जगत ने उसमें जिस तरीके से योगदान दिया है, चाहे वो सुरेंद्र भाई हों, चाहे और भी हों, पंकज भाई हों, विभूति, राजेश बादल, सब ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। रविंद्र व्यास और भी बहुत लोग हैं। अब हम जब तो सबका नाम लेंगे तो वो तो इतनी लंबी सूची हो जाएगी कि उसका बखान करना मुश्किल होगा। लेकिन हम आज सबके पुनः आभारी हैं कि आप हमारे एक साधारण से आमंत्रण पर आप लोग सब उपस्थित हुए और हमें संबल दिया। हमारे पटेरिया जी को आप लोगों ने याद किया, हम उसके लिए पुनः आभारी हैं। धन्यवाद।